मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दी मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन ये एक तोहफ़ा है दी मेमन टीवी HD की तरफ से आप सबके लिए, उन अहबाब के लिए जो रमज़ान में मेमन टीवी और मेमन टीवी की गुजारिशात और हमारे मेहमानों के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो इस रमज़ान को हमारे साथ ही गुजारिए। अभी भी दूसरा अशरा जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम ता देर चांद रात तक इंशाल्लाह आपके साथ होंगे और आप सबका किसी न किसी अंदाज़ में आपके साथ इस रमज़ान का हिस्सा रहेंगे। हमारे इस ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमें जिन करम फरमाओं ने इशारात से नवाजा है, उनमें पावर्ड बाय स्पॉन्सर में अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, OK स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप, रूमी ग्रुप और डाइनर्स, ये हैं हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स। जबकि हमारे को पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डाक्स प्रॉपर्टीज़, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, शायान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इसके अलावा हमारे तमाम प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड स्पॉन्सर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया। हमारे गिफ्ट हैम्पर पार्टनर का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे मलबूसात के पार्टनर परदेसी जमाल परदेसी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आगाज़ करते हैं खुशलहान तिलावत, नात और बयान के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्म रददनाहु अस्फल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं
पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं, पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम करके कह रही है ये बात सबा, झूम करके कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात मुबारका में अक़लमंदी जी की एक निशानी के बयान फरमाया। इन हकड़ी तो अक़लमंद दी जो मयार पा दुनिया वारे जी नज़र में आए कि जिन जे पा वधारे पैसो होए, जो चालाकी से पैसो कमानू जानू होए, जो खोटो बोलनू जानू होए, जो कोई जो मजाक उड़ान में यानी माहिर होए ने सारे से जवाब दी सके, तो पा दुनिया में उनके अक़लमंद समझूता। हकड़ो कुरान जिनके अक़लमंद चुरियो है वो हकीकतन अक़लमंद आए। कह रहा है अक़लमंद अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक़लमंद जी पहली निशानी अल्लाह ही बयान फरमाया इन जो हर वक्त अल्लाह के याद करन था। उब्बा हुंता तो अल्लाह के याद करन था, बैठा हुंता तो अल्लाह के याद करन था, करवट हुंता तो अल्लाह के याद करन था। तो ये पहली निशानी है अल्लाह जो ज़िक्र। कोई इबादत अड़ी ना है कि जिन जे बारे में अल्लाह ही ना फरमाया उनकी कसरत से अल्लाह के याद करो, कसरत से ये इबादत के करो। लेकिन जडे अल्लाह पोते जे याद ने पोते जे ज़िक्र जो हुक्म दीनिया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालों कसरत से अल्लाह को याद करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, सवार सान अल्लाह जी तस्बीह बयान करो। हर चीज़ अल्लाह जी तस्बीह बयान करी रही है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द युसब्बिहु लहुस समावातु सबअु वल अर्दु व मन फीहिन। सातों आसमान सातों ज़मीन इन्हीं के दरमियान जो किया है बदे अल्लाह जी तस्बीह करी रही है, अल्लाह जी तारीफ़ करी रही है। जिनके अल्लाह पोतेरी तस्बीह ने पोतेरी इबादत लेना है बनाया तड़े भी वो अल्लाह जी तस्बीह ने अल्लाह जी तारीफ़ में लगे लाइन। इंसान जिनके अल्लाह पोते जी इबादत ले बनाया, पोते जी याद ले बनाया, तो ये इंसान अल्लाह से गाफिल है। ये अज जे वक्त जी इंसान जी बधे से वड्डी बेवकूफ़ी आए कि बनान वाले के भूरी भी आए।
बनान वारे के याद रखनू जिनजी हरान हर घड़ी पंहिंजे मथे केतिरी नेमतूं आहिनि, बारिश जे क़तरात से वधारे नेमतूं आहिनि, जानी नेमत, माली नेमत, ख़ुशीअ जी नेमत, औलाद जी नेमत, घर जी नेमत, सवारी जी नेमत। पाण नेमतें के सोचिया करजे ने अल्लाह के याद करिया करजे। तो अल्लाह के कसरत से याद करनू, पाँ उभा यूँ तो वेठा यूँ तो करवट ते यूँ तो अल्लाह के कसरत से याद करनू, ये अक़लमंदी जी निशानी है। इन्हीं के बदे से पहला इनाम कुरो मिले तो फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह पोते जी बारगाह में अड़े जे ज़िक्र करे तो जो अल्लाह के याद करन था। अल्लाह हदीस क़ुदसी में फ़रमाया कि तुम अगर मुझे अपने दिल में याद करोगे तो मैं भी तुम्हें अपने दिल में याद करूँगा। तुम अगर किसी मजमे में याद करोगे तो तुमसे बेहतर मजमे फ़रिश्तों के दरमियान तुम्हारा ज़िक्र करूँ। पंहिंजो नाम गिनी ने अल्लाह फ़रिश्ते जे दरमियान ज़िक्र करन, पाके याद करन, इनसे वड्डी पंहिंजी कुरो सआदत होनी कि अल्लाह पंहिंजो नाम गिने ने पोते जे फ़रिश्ते जे सामने गिने। ॿियो बहु वॾो इनाम ज़िक्र जो कुरो जो अॼु बदे से वधारे पंहिंजो मसइलो आहे, पाणखे सुकून जी नींद न आहे, पंहिंजे घर में ज़िंदगी में मज़ा न आहे। हर माण्हू जी ज़बान ते न यार मज़ा न आहे, खावो भी खायो था दावत में केतिरा आइटम हुन था पर चवंदा यार मज़ा ना वो खावे में। तो ये ज़िंदगी जो मज़ो ख़त्म थी वियो आहे न, ये पाण पैसे से न ख़रीदी सघंदासीं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह जी याद से ही दिले के इत्मीनान आहे। जितरो कसरत से पाँ अल्लाह के याद करना तो पंहिंजे दिले के इत्मीनान मिलनो ने। ज़िक्र जो तिरी जो बहु वड्डो इनाम, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, जो माण्हू जो बायड़ियूं कसरत से अल्लाह के याद करन थियूं, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह उन्हीं के माफ़ भी करे ॾिए तो, इन्हीं के बहु वड्डो अजर अता करे तो। तो मग़फ़िरत पाँ बदे जी मजबूरी आहे, पाँ बदे मोहताज यूं मग़फ़िरत जा, तो पाँ के कसरत से अल्लाह के याद करावे ने। बदे से अफ़ज़ल जो ज़िक्र आए ई ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जितरो कसरत से पाँ पढ़ी सघूं। पची क़ुरान मजीद जी तिलावत, बाज़ मुहद्दिसीन क़ुरान मजीद जी तिलावत के बदे से अफ़ज़ल क़रार ॾिनी आहे। पची ला इलाहा इल्लल्लाह आहे, बहरहाल तीजे नंबर ते इस्तिग़फ़ार आहे, चौथे नंबर ते दुरूद शरीफ़ आहे, 5वें नंबर ते तीजो कलमो आहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ने इन जे साथ साथ सवार सांजी दुआयूं, ये भी अल्लाह जो ज़िक्र आहे। खावे से पहले पाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी गिनूँ तो खावे में शैतान शामिल न थीनो। घर में दाखिल थीन से साथ पाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी ने दाखिल थीजे तो शैतान ऐलान करे तो कि भाई घर से निकलो, ना एॾा खावे में गुंजाइश आहे, ना एॾा कोई पंहिंजी सुम्हण जी जगह आहे। तो जितो कसरत से पाँ सवारी ते वेझे दुआ पढ़जे, आयतुल कुर्सी पढ़ी ने घरे से निकरजे। तो जो ज़िक्र करण वारा आहिनि इन्हीअ जी मिसाल ज़िंदा जहिड़ी आहे ने जो ज़िक्र न करना इन्हीअ जी मिसाल मुर्दा जहिड़ी आहे। तो पाँ बदे ज़िंदा ई हूँ, पाँ ज़िंदगी के पसंद करूँ था तो पाँ ज़िंदे वारी निशानी इख्तियार करजे कि पोते जे बनान वारे के हर वक्त याद करजे, कॾहिं अल्लाह जे नाम जे साथ, कॾहिं दुआएं जे साथ, कॾहिं तिलावत जे साथ, कॾहिं तीरी जे कलमे जे साथ, कॾहिं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी ने। तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पंहिंजी तरबियत करी रहियो आहे, पाण खे हुकुम आहे ला इलाहा इल्लल्लाह जी अस्तग़फिरुल्लाह जी कसरत करो। तो इंशाअल्लाह जॾहिं पंहिंजी आदत थी वञी तो अल्लाह जे अॻियां, अल्लाह जी जनाब में, अल्लाह जी बारगाह में पाण अक़लमंद शुमार थी वेंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाण बदे के जो अक़लमंदी जी बदे से पहली न वॾी निशानी आहे अल्लाह की कसरत से याद करनू। अल्लाह इन जी पाण के, पंहिंजे वॾाएं के, पंहिंजे बच्चाओं के, नौजवाने के बदे के अल्लाह इन जी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए ने जो इन जा फ़ज़ाइल इन अल्लाह वो भी नसीब फ़रमाए। इन जी बरकत से अल्लाह ज़िंदगी जो सुकून नसीब फ़रमाए ने। गफ़लत जी जो ज़िंदगी अज पंहिंजी थी हुई है अल्लाह पाण बदे के माफ़ फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है
अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद और वेलकम बैक हमारी इस नशरियात में। और ईमान अफरोज़ तिलावत, नात और बयान से वापसी के बाद ये वक्त होता है हमारा नौजवान सितारे का, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे नौजवानों से जिनकी अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए रोल मॉडल बन सकती है। वो अपने तजुर्बात की रोशनी में आज के नौजवान को कुछ ना कुछ तरबियत दे सकते हैं। और यकीनी तौर पर आज हमारे इस स्टूडियो में जिस नौजवान को हमने दावत दी है, शायद मैं कहूँगा कि ये हम सब के लिए वॉलंटियर साबित होगा। माशरे में फैली हुई बुराइयों को जिस अंदाज़ में हमारे इस मोहतरम दोस्त ने झेला है, न सिर्फ झेला है, इसका मुकाबला किया है, और न सिर्फ इसका मुकाबला किया है, अब इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हम सबके साथ आज इस स्टूडियो का हिस्सा हैं। आप ARC एडिक्शन रिकवरी सेंटर, आप नाम से समझ रहे होंगे कि ड्रग्स और मनशियात की लत में पड़ जाने वाले लोगों को रिकवर करना, उनको दोबारा इस मुआशरे का हिस्सा बनाना, यह है इस इदारे का काम। और इसे देख रहे हैं मोहम्मद फ़हद दीवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस अहम तरीन टॉपिक पर हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये आजकल मुआशरे का नासूर बनता चला जा रहा है। और किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसके नौजवानों को हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे नशे तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन ये जो नशा है जो आपकी सेहत को बर्बाद कर देता है, इसमें से नौजवानों को सबसे पहले तो इससे बचाना, और अगर सेकेंडरी इशू ये है कि अगर जो इसका हिस्सा बन गए हैं उनको वापस लाना एक हेल्दी लाइफ की तरफ। तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा आपसे कि कैसे शौक़ होता है। मैंने आज तक किसी मेमन कम्युनिटी के नौजवान को या तो देखा कि वो मोबाइल की दुकान खोल लेगा या बाप के बिज़नेस को ज्वाइन कर लेगा, कपड़ा मार्केट में हमें कहीं नज़र आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नज़र आएगा, या और कोई बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज में भी हो सकता था ये बात। क्या फ़हद को ऐसा लगा कि मुझे ARC की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेमन टीवी का। यही बहुत बड़ा सितारा है जो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और ये सारी चीज़ें डिस्कस करके। बहुत अहम टॉपिक है, आजकल तो मीडिया की जीनत बना हुआ है। एक केस जो डिफेंस में हाई प्रोफाइल चल रहा है, जी बिल्कुल, तो उसकी मुनासबत से भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा आजकल हाइप क्रिएट हुई है, और इत्तेफाक से मौका भी मिल गया रमज़ान में। फ़हद ही क्यों एडिक्शन रिकवरी सेंटर में
तो जिस तरीके से मेमन सारे बच्चे सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करते हैं, उस तरीके से एजुकेशन प्रॉपर हासिल की और उसके बाद में बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गया और बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे थे माशाल्लाह। और मैंने जो है वो बहुत कराची का बहुत मशहूर जो है वो बैंक, उसके अंदर एज आ ऑपरेशन मैनेजर रिज़ाइन किया और अपना कारोबार शुरू किया। और उसके बाद जो है वो फिर एक खुशकिस्मती कहूँ या अल्लाह जो है वो एक मुसव्विर है जिसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर मेरी ज़िंदगी की बनाई और मैं एडिक्शन में आ गया और ख़ुद ड्रग्स यूज़ करने लग गया। और उसके बाद फिर मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ और वो इस हद तक आया कि मैं ख़ुद रिहैब जा पहुँचा। अब नशरिया आप ये बता रहे हैं कि आपको अपने लिए रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ गई? बिल्कुल ऐसा ही, इलाज की ज़रूरत पड़ गई और इलाज गाह ढूंढने में कई टाइम लग गया। बहुत सारे इलाज गाहों में इलाज करवाया और जब तक ज़मीन से जा टकराए नहीं, हिट बॉटम नहीं हुए, जब तक समझ नहीं आया कि ये बीमारी है। और जब बीमारी समझ आ गई तो फिर परहेज़ करना ज़रूरी था। और मैं ही क्यों इस फील्ड में, माजी मेरे सामने है हर वक्त और मुझे अब पता है कि जो शख्स बिगाड़ पैदा करता जा रहा है उसको रोकना कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। लोग तो किरदार की ख़राबी समझते हैं नशा करना, जबकि उसके अंदर नशे की पर्सनैलिटी ट्रेट है जो ऐसा उसका हाल कर देती है कि वो एक के बाद नशा इस्तेमाल करता है और फिर ब्लेम करना शुरू कर देता है हर चीज़ को, इसकी वजह सोसाइटी को, फैमिली को, दोस्तों को, हर चीज़ को, अपने आप को भी, कि मैं हिम्मत हार गया हूँ, अब मैं नशा ही करता हूँ, नशे के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची के अंदर हम मौजूद हैं जो प्रोफेशनल टीम के साथ, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और हर वो चीज़ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो वहाँ यूज़ करते हुए रिहैबिलिटेट करते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आप ही की कहानी को थोड़ा और खुल के एलोबरेट कर सकते हैं हम मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, कि ये बहुत ज़रूरी होगा। नाज़रीन कराम, आज मैं बड़े इंतहाई माज़रत के साथ कि आज वैब और इस किस्म की दूसरी चीज़ें जो है ना उसको हम स्मोकिंग समझ ही नहीं रहे। विद अनफॉर्चुनेट एक ज़माने में हम सिगरेट पिया करते थे या कभी कभार कोई देख ले आपके घर का बड़ा तो एक जो है ना उधम मच जाता था घर के अंदर कि सिगरेट पीता हुआ बच्चा पाया गया, बल्कि कहीं से ख़बर मिल जाए कि ये सिगरेट पीते हुए देखा गया है। लेकिन आज बाप और बेटा एक ही टेबल पे बैठ के वैप का मज़ा ले रहे होते हैं। नो डाउट एंटरटेनमेंट की हद तक तो ठीक है कि साल में कहीं आप पी रहे हैं, लेकिन किसी ने अपने पॉकेट में इस किस्म की अज्जा रखे हैं तो शायद इसे हम एडिक्शन ही कहेंगे। तो मैं ज़रूर पूछूँगा कि थोड़ा सा क्या आप समझते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटी भी आपको किसी बड़े लेवल की तरफ ले जा सकती है? आपने बात की है इब्तिदा की, पहली सीढ़ी की, तो पहली सीढ़ी तो वाज़े नज़र आ रही है जिस पे हम खुद पर्दा डाले हुए। किसी शख्स के अंदर वेप का इस्तेमाल करना, ये क्यूरियोसिटी कि इससे होता क्या है और उस चीज़ को कॉमन समझना, ये पहली स्टेज है एक एडिक्ट होने की। अब अगर कोई खुशकिस्मती है कि कोई एडिक्ट नहीं हुआ या उसने कभी किसी किस्म का नशा नहीं ट्राई किया, ठीक है, एक वो बच्चा या एक वो घर के अंदर शख्स जो अपने बाप के साथ बैठ के कोई भी किसी किस्म का वेप पी रहा है, हुक्का पी रहा है और उसको कुछ बुराई समझ ही नहीं रहा, कल को वो किसी और चीज़ को ट्राई करेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फंसता जाएगा और वो उसका अंजाम एडिक्शन ही है। चाहे वो किसी भी किस्म की चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो, वो पहले वेप इस्तेमाल करेगा, फिर हुक्का इस्तेमाल करेगा और हर दफ़ा क्या कहेगा, नॉन टोबैको है, फ्लेवर है, उसके बाद चर्च, कॉमन सी चीज़ है, वीड है, सब पीते हैं। आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स का नाम आ रहा है, इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों का नाम आ रहा है, तो हम तो नॉर्मल सी चीज़ है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी में फंसते जाते हैं। क्या इस किस्म की, मैं थोड़ा सा ये वैब से हट कर थोड़ा सा और इससे जो आपने 2-3 मज़ीद चीज़ों का नाम लिया, ये टेम्पटेशंस भी होती है कि जब आप सोसाइटी में बैठ रहे होते हैं, कुछ ऐसे सर्कल्स में अगर बैठ रहे हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें जो कमज़ोर पोर्टफोलियो के जो लोग होते हैं वो टेम्पटेशंस या उस आसपास के सराउंडिंग के माहौल को इक्वल या बराबरी की बुनियाद पर लेने के लिए भी इस किस्म की शुरू करते हैं और फिर एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, पेयर प्रेशर जिसे कहते हैं, इन्फीरियरिटी, एहसास कमतरी, ये एहसास कमतरी मुझे नशा करके पूरा कराती है, ये है वो वजह। और जब ये शख्स, मैंने कहा ना कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि नशा करने से पहले ही पता चल जाता है कि इसका पर्सनैलिटी ट्रेट है एडिक्शन की तरफ जाना। अगर मैं उसको सही तरीके पे आज लगा देता हूँ किसी भी अच्छी एक्टिविटी में तो वो उसमें भी कामयाब होगा, लेकिन अगर वहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो इवेंचुअली जाएगा उन्हीं ड्रग्स की तरफ जिनका हम बार बार आजकल जिक्र कर रहे हैं टीवी के ऊपर। किसी अंदाज में अगर एक नौजवान एडिक्ट हो गया है, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी कि
एक ट्रीटमेंट तो दोनों की होगी, हो सकता है कि किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन एक को मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक को मुकम्मल तौर पर हेल्प करने की ज़रूरत होती है। ये दो किस्म के दो स्टेजेस हैं, आप समझते हैं? इस स्टेज को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पता चल जाए। अच्छा, अगर हम बात करें कि इलाज की किसको ज़रूरत है, तो नशा करने वाले शख्स को इलाज की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि नशा जब ख़त्म होता है तो उसके बाद उसके तोड़ होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना उसके घर वाले इस चीज़ को जानते हैं कि ये बीमारी है, और ये दोबारा झूठ बोलेगा, ड्रामा करेगा, ब्लेम करेगा और दोबारा नशे की तरफ जाएगा, और उसका अंजाम चोरी, झूठ, रिश्तों की ख़राबी, मियाँ बीवी के बीच में डिवोर्स हो जाना, अलग भाइयों का अलग हो जाना। एक घर के अंदर जो भाई रहता है जिसकी पूरी फैमिली है, दूसरा एक जवान भाई जो है वो नशा करने लगे, तो वो भाई तो अलग हो जाएगा अपनी फैमिली को लेके। तो ये नुकसानात हैं। एडिक्शन जैसी नशा आ गया तो इलाज की ज़रूरत है। नशा नहीं आया अभी उसके बिहेवियर चेंज हुए, उसको हम हेल्प कर सकते हैं। अभी उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प है, उसको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर। वो किसी भी तरीके से जब हमारे सेंटर से कांटेक्ट करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते, वो कंसल्टेशन के लिए आता है। अगर उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो साइकोथेरेपी की तरफ लेके जाते हैं। फीमेल साइकोलॉजिस्ट, मेल साइकोलॉजिस्ट दोनों मौजूद होते हैं, और उसको बगैर किसी दवाइयों के वापस नॉर्मल कामों के अंदर लगा दिया जाता है। और जिस शख्स ने नशा किया है उसको फिर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। जिसका नशा उतर नहीं रहा, यूँ मैं कह दूँ, बिल्कुल तो उसको जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होगी। जिसका नशा उतर जाता है, इट मीन्स कि वो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जा रहा है, तो उसको बड़ी जो है ना, अब आपने कहा कि उसकी काउंसलिंग से भी काम चल सकता है, यानी कि वो अभी उस स्टेज पर है कि काउंसलिंग से काम हो जाएगा, और छोटी मोटी जो ट्रीटमेंट होती है वो उससे काम हो जाएगा, और आसान कर देते हैं। काबिल कबूल, जिम्मेदार या कारआमद, इन तीनों में से किसी एक खाने में भी लैकिंग है तो फिर उसको रिहेबिलिटेशन के अंदर एडमिट होना ज़रूरी है। काबिल कबूल, कारआमद और ज़िम्मेदार। देखिए जी, 3 उसूल हैं: काबिल कबूल, कारआमद और ज़िम्मेदार। अगर इन 3 चीज़ों में से आपके अपने बच्चे में किसी एक चीज़ में भी आप लैकिंग करें, तो ज़रूरी नहीं कि वो नशा कर रहा हो, लेकिन प्लीज़ आपने थोड़ा सा निगाह दौड़ानी ज़रूर है कि इन 3 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर में वो बंदा लैग कर रहा हो या 2 में ज़्यादा लैग कर रहा हो। अब आपने अपनी आंखें खोल देनी है। पेरेंट्स फिर ये ना कहें कि हमें बहुत देर हो गई। हम स्टेजेस का भी पूछेंगे कि कब देर हो जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा देर हो जाने की वजह से फिर उसका रिहेबिलिटेशन की तरफ भी नहीं जाते हैं, उसे मुआशरे में खुला छोड़ देते हैं। ये कितना नुकसानदेह होता है। हमारे साथ रहिएगा, बड़ी ही अहम और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आज फ़ाद के साथ हो रही है। शायद हो सकता है कि इससे हमें, आपको और मुआशरे को बेपनाह फ़ायदा हो जाए। हमारे साथ रहिएगा। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे ARC के फाउंडर, एडिक्शन रिकवरी सेंटर फ़हद दीवानी है मेरे साथ। और फ़हद ने कहा आगाज़ के पहले हिस्से में
कि क्योंकि वो खुद एडिक्शन का शिकार हुए और इसके बाद फिर किस तरह से इनकी लाइफ के उन उकदों को हमने छेड़ा है। फहद, बड़ा ज़रूरी होता है फैमिली का सपोर्ट, ठीक है, और आप यकीनी तौर पर शादीशुदा थे जब आप ये सारी चीज़ें आश्कार हुई, फैमिली आपकी, आपका अपना बैकग्राउंड, सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कहाँ कितना सपोर्ट फैमिली की उस वक्त ज़रूरत होती है जब रिहैबिलिटेशन के दौर से बंदा गुजर रहा होता है? शुरू में तो फैमिली को टफ़ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये सपोर्ट है उनका, इसको कहते हैं टफ़ लव। अभी हमने इससे पहले बात की कि आई ओपन हो जानी चाहिए, आई ओपनिंग मरहला तो आ गया। फ़हद या तो काबिल कबूल नहीं रहा, अब मतलब वो घर में ऐसी हालत में आता है या घर से ऐसी हालत से बाहर जाता है कि अब मुआशरा भी उसको देख रहा है, काबिल कबूल नहीं है वो, या वो कारआमद नहीं रहा, उसको जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रहा, जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा। क्या बात, क्या खूबसूरत जोड़ा है हमारे दोस्त ने इन तीनों चीज़ों का, कमाल हो गया भाई। तो इस चीज़ में अगर कहीं भी एक लैक कर रहा है तो आई ओपनिंग तो हो गई। अब उसके बाद टफ लव की बारी शुरू हो गई, यानी कि मुदाखलत, इंटरवेंशन। फ़हद तो सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, काबिल कबूल भी नहीं है, सबको दिख रहा है, फ़हद को नहीं दिख रहा, खुद फरेबी में ज़िंदा है, नशे की हालत में। अब उन्होंने मुदाखलत करनी है इलाज के लिए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो रिहैबिलिटेशन सेंटर की टीम है, कानून के मुताबिक रेस्क्यू किया जा सकता है, उसकी मदद की जा सकती है और उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद फिर फैमिली का सपोर्ट सिस्टम शुरू होता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हार जाते हैं। किस लेवल पर था फहद जब इसको बहुत डीपली जो है ना उसको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत हुई, उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहली दफ़ा तो जब गया तो खुद गया, और अच्छी बात तो नहीं है, अफसोस होता है अब कि बार बार कराना पड़ा इलाज। लेकिन जब आखिरी दफ़ा जाने लगा, आखिरी दफ़ा जब रिहैबिलिटेशन हुआ, तो उस वक्त तो सब हिम्मत हार गए थे। सपोर्ट तो सबकी थी, रिहैबिलिटेशन जाना, वहाँ पे मिलना, वहाँ के अखराजात उठाना, ये सब चीज़ों की सपोर्ट तो थी, लेकिन हिम्मत सब हार चुके थे। तो इसमें यानी कि मेरी जो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अगर अदा करें तो वो पहले तो बेगम से शुरू होता है। जी सही बात है, जिसने बर्दाश्त किया और आज तक चीज़ों को लेके चल रही है, और माँ, भाई, भाभी, उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जब हिम्मत हार गए तो फिर हमारे मामू जो है वो बीच में आए, और उन्होंने जो है वो अब्दुल जब्बार राठौर साहब, मेमन कम्युनिटी के बहुत नामो शख्सियत और बहुत सोशल एक्टिविस्ट, माशाल्लाह। तो जब सब हिम्मत हार गए, यानी कि बस अब शायद फ़हद वापस नहीं आ सकता, अब फ़हद जो है वो सीट से स्ट्रीट पे जा चुका है, कुर्सी से सड़क पर जा चुका है। तो फिर उनकी एक थी मोटिवेशन पूरी फैमिली को लेके जुड़ना कि नहीं ये वापस आएगा। ओहो, तो वो मोरल सपोर्ट, हाँ, वो जो मॉरली सपोर्ट होता है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो घर वालों को भी दोबारा एक लिया कि चलो फ़हद के लिए चांस लेते हैं, और वो आए भी रिहैब मिलने के लिए, वरना फैमिली के अलावा बहुत कम लोगों को इजाज़त होती है मिलने की। तो आए, दोस्तों का भी बहुत किरदार है, उन्होंने भी बहुत उठा के फेंका है मुझे रिहैब के अंदर। क्या बात। तो इस तरह मामू भी मिलने के लिए आए, और सबको उम्मीद जगा के रखी घर पे। टाइम लगता है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं रिहैब के अंदर। ग्रेट। तो उस वक्त तक एक जो ब्रिज बनते हैं, वो घर वाले, ऐसे ही कोई बहुत करीबी शख्स होता है जो ब्रिज बनता है, जो सबको कहता है रुको, फैसले ना लो, रुको, वापस आएगा। तो उसमें हमारे जो है वो मामू काम आए हमें। क्या बात है, जब्बार राठौर साहब को इस लेवल पर तो उन्हें यकीनी तौर पर खराज तहसीन बनता है, स्टैंडिंग ओवेशन बनता है उनके लिए कि उन्होंने एक ऐसा नौजवान मुआशरे को दिया, बचा लिया है इसको उस दलदल में गिरने से, और न सिर्फ बचाया इसकी अपनी ज़िंदगी को, अब ये दीगर ज़िंदगियां बचा रहा है, और लोगों को दलदल में गिरे हुओं को निकाल रहा है, और किसी को दलदल में जाने से रोक रहा है, बता रहा है कि इसकी गहराई क्या है, जाओगे तो डूब जाओगे। क्या बात है। तो जब्बार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और वी होप सो कि ये उगदा रह गया आपसे बात करते हुए, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कभी ज़िंदगी रही तो आपसे इस मौजू पर भी बात होगी कि खुद जब्बार साहब इस बारे में क्या सोचे थे। बाद अब मैं आज प्योरली जो है ARC की बात करूँगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ARC को कि किस लेवल, क्या एक शख्स खुद चल के आपकी तरफ आ सकता है कि मेरे घर वालों को नहीं पता मैं एडिक्ट हो गया हूँ, क्या ये लेवल भी कोई स्टेज होता है या नहीं, ये उससे आगे होता है फिर ही वो आपसे रब्ता करता है? नहीं, ये लेवल होता है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता, थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। जी। और हकीकत से हम दूर हो जाएंगे कि घर वालों को नहीं पता। अगर नहीं पता तो वो सपोर्ट कैसे करेंगे? सही बात है। फिर ये बीवी, ये भाई, ये भाभी, ये माँ, ये मामू कहाँ से आएंगे? इन्होंने तो मदद की ना, तो मदद तो ज़रूरी है।
इस बीमारी ने जो मुझे सिखाया वो मदद हासिल करना सिखाया है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो पेशेंट खुद आ सकता है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो आप समझें कि प्राइवेटली रखते हैं, कॉन्फिडेंशियली रखते हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तो सपोर्ट होगी। एक शख्स एडमिट है इतने लंबे टाइम के लिए, कम से कम 3 माह के लिए, तो वो कैसे किसी से छुपाएगा माशरे के अंदर। हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत फाइनेंशियली भी वेल स्टेबल होते हैं और उनके पास बाकी तमाम चीज़ें भी ज़राए इतने मौजूद होते हैं कि वो आउट पेशेंट रहते हुए ट्रीटमेंट करवाएं या अपने घर पे टीम को बुलवा के ट्रीटमेंट करवाएं, यानी प्रॉपर मेडिसिन भी ले रहे हो, चीज़ों को फॉलोअप भी कर रहे हो, फिर तो ये पॉसिबल है कि इसको हाइड रखा जाए। सही। वरना दूसरा हल यही है कि हम उसकी फैमिली को प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल सेशन देते हैं जिसमें बताते हैं कि ये किरदार की ख़राबी नहीं, बीमारी है। ठीक है। ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, इनामी सिस्टम, वो ख़त्म हो चुका है। अब उसको सिर्फ नशे से ही जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, ना बच्चों को बड़े होते हुए देखते हुए, ना कारोबार, ना पैसे, ना मैयत, ना मौत, ना खुशी, कुछ नहीं। सिर्फ अब नशा है जो उसके दिमाग को चला रहा है। ये बीमारी है। तो इससे बाहर निकलने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। बिल्कुल। और वो घर को बनना ज़रूरी है। वो तो सपोर्ट सिस्टम एक तो हो गया घर का, दूसरा आपके यहाँ के सपोर्ट सिस्टम की थोड़ी सी खदोखाल या डायरेक्शंस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, नशे से अगर मैं वापस आ गया हूँ तो आज तो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। मैं नशे की हालत में तो काबिल कबूल भी नहीं था, कारामद भी नहीं था, जिम्मेदार भी नहीं था। वो इम्पॉर्टेंट जगह जो मुझे नशे से निकाल के एक नॉर्मल शख्स सोचने समझने की सलाहियत वापस देता है, नई तर्ज ज़िंदगी वापस देता है, वो है ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे रिहैब्स गया, लेकिन वहाँ जो मैं चाहता हूँ या जैसा मैं सुनना चाहता हूँ वैसा जवाब नहीं था। मुझे ये ढूंढने में 3-4 दफ़ा रिहैब जाना पड़ गया। और जब पहुँचा तो एक प्रॉपर जगह, उसका भी नाम लेना चाहूँगा, प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन सेंटर, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब मैं उसका भी हिस्सा हूँ। क्या बात है। और एक गरीबों के लिए हिकमत रिकवरी सेंटर हमने खोला है, वो बल्दिया में है। ठीक है। वो बिल्कुल ही हेल्प के लिए। तो कभी किसी को हेल्प भी चाहिए तो सारी मेमन कम्युनिटी नहीं, इसके अलावा भी अगर कराची का कोई शख्स है, पूरे सिंध का कोई शख्स है, तो उसके लिए हम मौजूद हैं। वहाँ आप किसी भी एडिक्ट को जो है वो क्या वहाँ पर गुंजाइश है रखने की भी, जो जिस रिहेब सिस्टम की आप बात करें? जी बात कर रहा हूँ। तीनों कराची में जो फैसिलिटीज़ है हमारी, वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने की भी गुंजाइश है। और बल्दिया में हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे रख रहे हैं, कॉस्ट से भी नीचे पे जाके रख रहे हैं, ताकि कम से कम उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो, शायद ज़िंदगी तो मिले, बेहतर नहीं तो ज़िंदगी तो मिले। फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए फिर हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। वो माशाल्लाह माशरे में मेमन कम्युनिटी हमें थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वो इतनी हेल्प करेगी कि मेरे ख्याल में कराची का सबसे बड़ा सेंटर ही मेरा होगा इंशाल्लाह ताला। और ये आज के इस प्रोग्राम के बाद तो मुझे भी है कि मैं भी आपके हाथों में हाथ मिलाकर आपके साथ वॉलंटियरशिप करूं। और मुझे लगता है कि अगर हमने हाथों से हाथ मिलाया, ना सिर्फ ये कि उन एडिक्ट को हम सब मिलकर कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ करें ना कि, और मेमन टीवी इंशाल्लाह इसमें आपके साथ होगा कि वो ज़रा ये सवाल ही बन गया, क्या आसानी से अवेलेबिलिटी जो है, बहुत आसानी से मिल जाना जो है, क्या आप समझते हैं कि किसी चीज़ के बढ़ावे में, फ़ैशन बन जाने में इसकी आसानी से दस्तयाबी भी बड़ी अहमियत करती है सर? बिल्कुल ऐसा ही। जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, जब भी उसका कंज्यूमर आता है। जब तक हमारे पास वेप नहीं था तो क्या उसका कंज्यूमर था? नहीं था। वेप लेके आया गया पूरी रिसर्च के साथ, उसका कंज्यूमर आपके पास ऑटोमेटिकली आने लग गया। ड्रग का भी इसी तरीके से है, और अभी से नहीं है, ये मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शराब भी हराम है, सारे नशों का जिक्र उस वक्त से ही है। माफिया उस वक्त से सिर्फ शक्लें तब्दील करता आ रहा है। और अब जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज हम खुद मीडिया पे बैठे हुए हैं, तो इतना आसान है कि बाइकिया का राइडर और पता नहीं कौन कौन कहीं से भी आप बस मैसेज करें और वो घर तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल इसका एक्सपोजर होना इस वक्त बहुत बड़ी तरीके से जो है वो माशरे के अंदर ये बुराई फैलती जा रही है। आइस का नशा स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई के लिए कराया जाता है। एक हफ़्ता पहले, एक महीना पहले आप जागते रहते हैं और आप पढ़ाई करते हैं, कुछ दिनों तक के लिए तो उसका बहुत हाई इफेक्ट होता है, और उसके बाद फिर वो बर्बादी होना शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम ये आ गया है फैमिली को अवेयरनेस देने का कि पहले तो शराब पीने के बाद बच्चा नज़र आ जाता था, लड़खड़ा रहा है, जी चर्स है तो आँखें लाल हो रही हैं। अब तो आइस ऐसा नशा है कि वो ना आंखें ख़राब हो रही हैं बल्कि और एक्टिव हो गया है, घर के कामों में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, सफाई सुथराई का ख्याल रखने लग गया है, घर के सारे काम करने लग गया है। कैसे पहचानेंगे? तो ज़्यादा इस वक्त एफिशिएंट होना भी घर वालों के लिए अलार्मिंग है। हो ये देखिए आप, ये आज बड़ी अहम तरीन बात मेरे जहन में भी आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर
अपनी नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा एक्टिव हो जाना भी आपके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अपने बच्चों पर गौर कीजिए कि ये किन के साथ उठता है, बैठता है और कहाँ अपना वक्त सर्व कर रहा है। क्या इस किस्म की खुदा ना खास्ता किसी ऐसी लत का शिकार तो नहीं होने जा रहा। फाइनली मेमन टीवी से आप क्या चाहते हैं? दी मेमन टीवी की जर्नी भी कोई टर्मोइल के साथ आगाज़ हुआ, बहुत छोटे से लेवल पे हमने इसका आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम पूरी मेमन बरादरी को न सिर्फ बल्कि पूरी ताजिर बरादरी को सर्व कर रहे हैं, किसी न किसी अंदाज़ में मुआशरे की बेहतरी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं दी मेमन टीवी के आज के इस स्टूडियो में बैठकर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नंबर 2, आप क्या चाहते हैं मेमन टीवी से, ये भी आप कैमरे में बताइए ताकि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मेमन टीवी आपके शाना बशाना आपके इस कॉज का हिस्सा बन सके। बहुत अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ मेमन टीवी को, और जैसे मैंने शख्सियत का नाम ले लिया, अब्दुल जब्बार राठौर साहब, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन चीज़ों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि इस तरीके से किसी चीज़ को पैशन बनाना और फिर इस लेवल पे पहुंच जाना, और फिर उसके बाद अब इसका नेक्स्ट लेवल देखने का ख्वाहिशमंद हूँ कि ये जो है वो सैटेलाइट टीवी हो जाए इंशाल्लाह, और जो है वो हम उस तरीके से प्रॉपर एक न्यूज़ चैनल, इसका इंटरटेनमेंट चैनल और सब चीज़ें पूरा एक प्रोडक्शन हाउस बन जाए। एक तो ये है, और दूसरी बात कि मेमन टीवी कैसे हेल्प कर सकता है। हर सेट के हर शख्स मेमन के प्रोफाइल पे मैंने मेमन टीवी देखा है, बस वो इस प्रोग्राम को शेयर करता रहे, ये उसने अवेयरनेस फैला दी। हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मौजूद हैं। कोई भी जमात हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी इवेंट हो, हमें इसी तरह बुला सकते हैं। हम इसी तरीके से अवेयरनेस भी देते हैं। इसके अलावा 1-on-1 बैठ के जो भी बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैं खुद थेरेपिस्ट बन चुका हूँ इस वक्त और पूरा ब्रेन स्टडी किया है, तो अब उसके बाद इतने दौरानिया में अपनी रिकवरी की इतनी एज के अंदर अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, लाइफ को लेके हो, या अंदर के कुछ सवालात हो, तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से फैलता रहेगा उस तरीके से ऑटोमेटिकली ये होगा कि आप ग्रो कर रहे हैं इदारे को, हमारी एडिशन रिकवरी सेंटर को ग्रो कर रहे हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। आज ही हम आपसे ये ऐड करते हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस को ना सिर्फ फैलाएंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि आपको हम दावत दें डिफरेंट हमारे यंगस्टर्स बेस्ड, नौजवानों बेस्ड का जो प्रोग्राम हो, ताकि हम बता सकें कि आपने किस तरह से आगे जाना है। ये तो हो गए नौजवानों की बात। हम पेरेंट्स लेवल पर भी लोगों को बता सकें कि वो अपने बच्चों की किस तरह से इस मर्ज़ से हिफाजत कर सकते हैं। और नाज़रीन कराम, यहाँ मैं पेरेंट्स से ज़रूर कहूँगा कि आपने अपने बच्चों को पे नो डाउट उनको स्पेस देनी है, उनको फ्रीडम देना है, लेकिन उनको उन पे अपने, जिसे कहते हैं ना कि वॉच डॉग बने रहना है, उनकी अपनी आँखों से उन पर निगाह रखे रहनी है, क्योंकि आइंदा रिसेंटली होने वाले वाक़यात ने हम सब की आँखें खोल दी हैं कि आज का नौजवान कहीं भी कुछ भी कर सकता है और ऐसा कुछ कर सकता है शायद जिसका खुद उससे भी पता ना हो। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नौजवान सितारे का ये सेगमेंट अब हमें ख़त्म करना होगा, लेकिन मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारे पास दीवानी साहब से भी रहेगी और इनको हम हमारे स्टूडियो में भी सही और दीगर प्रोग्राम में भी देखते रहेंगे। किचन में चलते हैं। खुशबू आना शुरू हो गई है, हमारे किचन से चूल्हा ऑन हो गया होगा यकीनी तौर पर, और हमारी शेफ़्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारे शेफ़्स के पास चलते हैं और देखते हैं कि आज रमज़ान दस्तरखान में कौन से खाने ज़ीनत बन रहे हैं। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. आपकी कुकिंग की तरह
अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी HD की रमज़ान ट्रांसमिशन रब की रहमत है रमज़ान के सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन, और आज मेरे साथ जो शेफ़ हैं उनका नाम है हुमैरा। तो हुमैरा की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज हमें कौन सी ऐसी रेसिपी बता रही हैं जो झटपट भी हो और इस तरीके से बनी भी हो जो बिल्कुल आसान तरीका हो। तो हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमें क्या बनाना बताएंगी? मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो वैसे बहुत से तरीक़ों से बनता है बिल्कुल, मगर आज हम विदाउट ओवन बताएंगे। ओके, गुड है कि आपके पिज़्ज़ा में ये एक यूनिक चीज़ है कि आप विदाउट ओवन के आप हमें पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगी। अच्छा हुमैरा, आपकी दूसरी रेसिपी क्या है? दूसरी रेसिपी है मोहितो। मोहितो वाटरमेलन के साथ है। ओके ओके ओके, गुड। तो अब हम क्या पहले आप बताएंगी? पहले मैम पिज़्ज़ा डो का बताएंगे। अक्सर कहते हैं कि लोग हमारी डो खराब हो जाती है, बिल्कुल मैसी हो जाती है, मतलब चिकनाई हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं उन्हें एक सिंपल से एक टिप बताऊंगी कि गर्म पानी में ईस्ट को मत उबालें। कहते हैं ना नीम गर्म पानी में ईस्ट करने से डो बहुत अच्छी बनती है। उससे बेहतर है कि अब आटे में ही ईस्ट को ऐड करके उसे सही से मिक्स कर लें। ओके, ठीक है। इसके बाद ये होगा कि आपकी डो है वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें खुश्क दूध, पाउडर दूध, मिल्क पाउडर डाला है इसमें। ठीक है। और ऑयल यानी कोई भी घर का जो आपका खाने का ऑयल है वो डाला है। रिफाइंड ऑयल आपने कितना डाला है? 2 टेबलस्पून। और ये मैदा कितना है? हाफ के जी। ओके, ये हाफ के जी है। ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं मैम हम सेकंड। नॉर्मल आपने इसमें खुश दूध और ईस्ट और पानी डाल के आपने नमक डाल हस्बे जायका। ओके, तो आपने इसे गूंद लिया है। अच्छा, कितने घंटे पहले से गूंद के रखा है? मतलब मैक्सिमम अगर आपने बनाना है तो उसे 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले कर लें। ओके, ठीक है। अब आप नमक का ऐसा है कि आप हस्बे जरूरत अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए हमारा और दूसरी चीजें क्या है? चिकन। ओके, ये तकरीबन 1.5 पाव चिकन है। ठीक है। 1.5 पाव चिकन में मैंने बोनलेस है। ठीक है। इसमें अदरक लहसुन, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, अदरक क्या कहते हैं रेड चिली फ्लेक्स, और टिक्का पाउडर हो गया। ठीक है। सॉल्ट हो गया, चाट मसाला हो गया, चिकन पाउडर हो गया और रेड चिली हो गया। ओके, इसको और इन सबको मिक्स करके रख दिया है। अच्छा, आपने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाएंगे फिर इसकी सेकंड लेयर पर। ठीक है। फिर इसको कुक कर लेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से हम इसको कुक की तरफ चलते हैं, तो उसके बाद आप दूसरी अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बता दें। ठीक है। तो हम इसको फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। आप मुझे बता दीजिए हुमैरा कि ये कितने फ्लेम की ज़रूरत है आपको? ओके, हम नॉर्मली रखिएगा चिकन का ना। ये हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, अच्छा जी, ठीक है। इतना फ्लेम सही है ना? नॉर्मल बस, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, आपको ऑयल चाहिए और मेरे ख्याल से आपको कितना सही है? इतना थोड़ा सा है ना? काफ़ी है ना? नाजरीन, ये हुमैरा ने तकरीबन यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है। और अब आप इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाएं। ये लीजिए, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो रहा है और थोड़ा सा ये गर्म इसलिए ज़्यादा नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि चेहरे पर ऊपर। ओके, ठीक है। अब आप जब मामूली सा गर्म हो जाएगा तो आप इसमें चिकन को ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आप इसको एक साथ डाल दें हमारा, ताकि हाँ एक साथ डाल। वैसे मैम पिज़्ज़ा सभी को तकरीबन पसंद होता है। हाँ, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और रमज़ान में ये होता है कि हम अगर इसे इफ्तार में बनाते हैं तो थोड़ा हट के हो जाता है, क्योंकि हम रोज़ाना अमूमन फ्रोजन फ्राइयाँ खा रहे होते हैं, तो एक चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि मैम थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा अलग चीज़ बन गई है। बिल्कुल डिफरेंट हो गए। अच्छा हुमैरा, आप इधर आके अपनी डो की तरफ आइए तो मैं आपके चिकन को देख लेती हूँ, ताकि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए।
अच्छा हुमैरा, आप मुझे ये भी बताइए साथ साथ, पहले आप 2 का बताइए, इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। आप इसको अपने जो पैन पे ही उसको सेट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, और अगर आपको इसको हीट अप करने की जरूरत है तो अभी स्टार्ट कर दें, हीट करने इसको हीट करने के लिए, ठीक है। और देखा अगर चाहिए तो ये भी इसमें है, हो जाएगा पूरा, हो जाएगा। अच्छा, ये दर कितनी रखनी है आज, जरा मुझे बता दीजिए मैम। थोड़ा फुल पे पहले रखें, थोड़ा फुल पे रखें, फिर इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अच्छा, ये आप ग्रीस करेंगे, ग्रीस ऑयल को ग्रीस करेंगे, ठीक है। अगर बटर पेपर अगर लगाना चाहें तो लगाएं, इतना कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये चिपके नहीं। हाँ, बस मगर ये कि आप लगा लें तो बेटर है, लगा लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ये आसानी से निकल आएगा। अच्छा, जो हुमैरा हमारा जो ये दी मेमन टीवी HD है, मैम, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस मर्तबा हम जो हैं यहाँ पर जो अपने जो गेस्ट को बुला रहे हैं या हमारे साथ जितने भी मेहमान आ रहे हैं रेसिपी करने के लिए, तो इसमें सिर्फ मेमन नहीं है, हमने अनदर्स लोगों को भी इनवाइट किया है ताकि वो आएँ और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आकर मेमन टीवी के अपना काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? मैं वैसे तो मुझे सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि ये सबके लिए है, मतलब यानी कि हम जो बिगनर जो है ना, जो थोड़ा सा कोशिश करते हैं आगे जाने के लिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ नया सीखें। सबसे पहले तो मेरीन आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो आप लोगों ने हम लोग को आगे आने के लिए इतनी ये हम लोग के लिए कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा ये जा रहा है चैनल भी, और बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये मेमन में बहुत मुश्किल था वरना। अच्छा, आप मेमन टीवी के जो CEO हैं अली गोडिल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो उनकी इस काविश को किस तरह से सराहेंगी? सर की तो बात ही सर की तो बात ही अलग है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये जा रहा है आजकल, और हम लोग क्योंकि बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हम लोग इन हैं, तो वहाँ पर जो अनदर जो कम्युनिटी है, जो हम मेमन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने एक तनकीद का निशाना बनाया कि मेमन सिर्फ मेमन को ही सपोर्ट करता है, नहीं है। मगर अली ने और दी मेमन टीवी HD ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि मेमन सिर्फ मेमन को सपोर्ट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेमन जो है और लोगों को भी आगे लेकर आना चाहते हैं और साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो है चिकन मेरे ख्याल से हो गया है, तो हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। ओके मैम, ठीक है। तो हमारी ये देखें मैम, सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दी मेमन टीवी HD ने ये बेड़ा उठाया है अपने सर पर कि वो और दूसरे अनदर्स लोगों को भी, अनदर्स जो हमारे किसी और से ताल्लुक रखते हैं, बस सलाहियत होनी चाहिए आप में, काम करने की, आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए, तो आप जरूर आगे भी बढ़ेंगे और काम आपका जरूर लोगों की नजरों में आएगा। हम जैसी लड़कियां हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं कैमरे के आगे, या कुछ भी होता है, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे पास आती है, मुझे हिम्मत मिल जाती है। बस मेरी भी कोशिश ये होती है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा, तो मैं थोड़ा सा उनको आगे लेकर आऊं, और वो लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो लोग उनको काम करना आता है, काम करना हर औरत को आता है, मगर उनको ये नहीं पता होता कि हमको आगे किस तरह से बढ़ना है, आगे और हमें काम किस तरह से करना है। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसे लोगों को आगे लेकर आऊँ, उनको अपने साथ लेकर चलूँ, ताकि उनकी जो झिझक है, जो वो कंफ्यूज होती है, वो थोड़ी सी वो कम हो जाए। बिल्कुल। थोड़ा सा जो हम जैसी लड़कियां होती हैं वो बहुत मुश्किल से के आगे आने के लिए नहीं, आप लोगों को आगे आना चाहिए। आप लोगों के पास स्किल्स हैं, तो आप लोग जरूर अपने स्किल्स को आगे लेकर आएं, और आपके साथ दी मेमन टीवी HD हमेशा आपके साथ है। आप लोग जो इस प्लेटफॉर्म से आगे आइए और आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ खड़े हैं। बस मैम। अच्छा हुमैरा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये डो को सेट कर लिया आपने? सेट करना है, ओके, ताकि ये इसके ऊपर जो लेयर लगेंगी ना, ठीक है, उसकी लेयर के लिए हम लोग पहले नीचे इसको
बिल्कुल, यानी कि बैलेंस से भी इसको कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और अगर हाथ से चाहे तो हाथ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इजी अल्फाजों में बताना चाहूंगी ताकि दूसरों को जल्दी समझ में आ जाए। नहीं ठीक है, अगर बेलन अगर नहीं है तो नहीं ये है तो आप हाथ से भी इसको हाथ से भी इसको कर ठीक सकते है, हैं। ठीक है। अच्छा, तो हुमैरा आप इसको जब तक सेट कर रही हैं तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो नाज़रीन, हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि हुमैरा ने हमारे लिए कैसा पिज़्ज़ा तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आते हैं अपने दोबारा से अपनी उन छोड़ी हुई रेसिपी की तरफ जो हुमैरा ने हमारे साथ की है। और हुमैरा, अब आप बताइए कि पिज़्ज़ा का आपका क्या सिलसिला बना है और कहाँ तक पहुँची है आपकी रेसिपी। देखिए, हमारा चिकन अब रेडी हो चुका है। हम इसके नेक्स्ट लेयर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेगा इसमें। अच्छा, और इसमें आपको इसको ऑन करना है? हाँ, ऑन करना है मैम। ओके मैम, थोड़ा लो फ्लेम रखिएगा। ठीक है, काफ़ी। ओके, ठीक है मैम। 1 टेबल बस बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है आपको इसमें, बिल्कुल, ताकि आप उसको सॉटे कर सकें। ओके, ठीक है, ठीक है। ऑयल डाल दिया है हमने। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए मेरा। ये कैप्सिकम है और अनियन है और क्या है? बस 2 ही चीजें हैं ना? ठीक है, ओके मैम। हम चाह रहे हैं कि जो घर में चीजें अवेलेबल हों उसी से जल्दी से ये बन जाए। ये भी डाल दें आप, साइड डाल दें। ओके, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब हुमैरा जो है ये बना रही हैं, आप यहाँ जाए। हाँ, ठीक है, आप स्पाइस डालिए। स्पाइस डालना है इसमें? ठीक। कुछ क्या डालना है मैम? इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे टिक्का मसाला। ओके, ठीक है। 1/2 टीस्पून से भी कम चिकन पाउडर, नमक हस्बे जायका। ओके, चिली फ्लेक्स भी हस्बे जायका। अब ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, ओरिगानो 1 टीस्पून।
जायके के लिए हाफ टी स्पून चाट मसाला। ठीक, ये इसकी सेकंड लेयर रेडी हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेरे ख्याल से अब इसको बस हम बंद कर देंगे ना। हाँ। ये सॉटे हो चुका है, बस हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ठीक है मैम, अब हम टमाटो केचप के साथ चिली फ्लेक्स के साथ इसकी प्यूरी बना के लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, चले दी, अब आप ये करें रेडी। ठीक है मैम। अच्छा, ये जो आप हुमैरा जो है अभी इधर केचप की लेयर कर रही हैं, चिली फ्लेक्स में शामिल कर रही हैं, इसके बाद देखते हैं क्या करती हैं। सॉस भी रेडी मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसको ऑयल में फ्राई करके चिली फ्लेक्स को मिलाकर इसमें थोड़ी सी और स्पाइसी मिलाकर, जिसको जैसे होता है ना कि स्पाइसी पसंद होता है। बिल्कुल, इसको ये रोटी के ऊपर सब लगता है, यानी कि जो हमारे आम कहती हैं अम्मा की रोटी पे सब लगा के दे दिया। सही। इसके लिए थोड़ा सा अगर स्पाइसी करना चाहें तो आप इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं। वेरिएशन हमारे पास बहुत सारी हैं। हम टमाटो जैसे आपका मसाला से टमाटो को बॉईल करके हम उसकी प्यूरी बना लें, उसमें केचप डाल दें, चिली फ्लेक्स डाल दें, और हम उसको भी यहाँ पर इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास देखिए, मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, हाफ टी स्पून इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला है। ओके। हाफ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून से भी कम डाल रही हूँ, ताकि ये जो हमारी जो ये डो है ना, ताकि इसको खाने से थोड़ा सा स्पाइसी आ जाए। ठीक है, क्योंकि नीचे ऐसा है कि उसका टेस्ट बिल्कुल फीका है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक तंदूर की रोटी कैसी होती है वैसा टेस्ट है उसका। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हम पूरी लेयर लगा देंगे। ठीक है, इसी के ऊपर हमारी सारी बाकी लेयर भी इसी के ऊपर ही आएंगी। ठीक है। अच्छा, आपका ये वाला जो आपने फ्लेम को रखा हुआ है मैम, उसी के अंदर हमने क्या करना है, देखिए सिंपल सा है। जिसके पास अगर ये वाला बर्तन है, यानी कि नॉन स्टिक जिसे कहते हैं, जिसके पास सिल्वर वाला बर्तन है, उसे बड़ा जैसे बड़ी साइज का लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर आपने सोल्ट डालना है, सोल्ट डालकर उसको चूल्हे का फ्लेम थोड़ा पहले फुल करके रखना है, फिर थोड़ा सा मीडियम लो पे रखा देना है। मीडियम पे करके उसको आपने पतीले का ढक्कन ढक के छोड़ देना है। ठीक है, अगर ये हीटअप पूरी हो जाए, जैसे ओवन को पहले से हम लोग गर्म करने के थोड़ा रखते हैं, फिर उसको ओवन में बेक करने के लिए पिज़्ज़ा वगैरह या केक वगैरह को डालते हैं। अच्छा, इसमें आप केक भी इस तरह से बेक कर सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बेक कर सकते हैं। अच्छा, ये 30 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाता है। 25 मिनट्स में तो हो ही जाता है तकरीबन, अगर आपकी डो अच्छी होगी तो। ठीक है, तो फिर अब हम जो हैं सारी चीज़ें इस पे संभल करके हम उसको बेक की तरफ चलेंगे। ओके। इतना मैं अच्छा, आपने ये वाला जो हमारा क्या लिया है, चीज़ लिया है, ये मोज़रेला है या चेडर चीज़ है? चेडर का भी ऐसा होता है, बाकी को लेसिस का इशू होता है कि उसमें लेसिस नहीं बनती है। मोज़रेला ऐसा है कि जिसमें जायका भी अच्छा आता है और उसमें लेसिस भी अच्छे बनते हैं। तो आपने ये मोज़रेला लिया है? मोज़रेला लिया जी। क्योंकि बाज़ लोग दोनों मिक्स करके भी डालते हैं, यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। मगर जो मोज़रेला का जो टेस्ट है, एक स्लाइसिस का भी अच्छा आता है टेस्ट। ये लोग ज़्यादातर मोज़रेला यूज़ करते हैं, सबका टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, हो गया आपका। ये हमारी आ गई चिकन की लेयर। पहले हमने प्यूरी लगा दी, अब चाहे आप कितनी भी गैप से लगा लें अपने अपने हिसाब से। ओके। वैसे भी आप ऐसे डाल के भी फैला सकते हो, नॉट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप स्पून से डाल दो, ठीक है, और फिर फैला दो। मैम, इतना डालने की जितना ये अकॉर्डिंग हो। हाँ, वो आप फैलाते जाओगे, आपको समझ आ जाएगा ना कि कितना डालना है, तो फैला दो। ठीक है। अच्छा, अब आपको मेरे पास आएगी वेजिटेबल्स। ओके, ये ले लो। आप इसको यूज करो। हाँ, ये भी इसी तरह से इसकी लेयर लगेगी। हो गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है अब ये पिज़्ज़ा की लेयर्स लगा रही हैं, और बस अब ये बहुत जल्द बेक होने की तरफ जाएगा। फिर देखते हैं कि ये पिज़्ज़ा सभी बनाते हैं, मगर सिर्फ इसमें बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये
ये बैग किसी और में होगा। आप बेकिंग के लिए जो है आप अब तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आ गई हैं। ओवन ज़रूरी नहीं होता, हमारे पास नॉन स्टिक के पिज़्ज़ा पैन इतने अच्छे आ गए हैं जिसको आप अपने स्टोव पर रखकर उस पर बना सकते हो। तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं और वक्त के साथ साथ वो होती रहती हैं। अच्छा, 1 टीस्पून ऑरिगानो पाउडर। ओके, हाफ पॉट लिया। फ्लेवर के लिए चाट मसाला थोड़ा सा डाल दें, हाफ टी स्पून। ओके मैम, हो गया। लास्ट इन चीज। ये अच्छा, इसको मैंने पहले से ही कद्दूकश करके रख दिया था। ठीक है, ग्रेट किया हुआ है ये, तो आपको इजी है इसको फैलाना। और ये रेडीमेड भी मिलता है, ग्रेट किया हुआ। ग्रेट किया हुआ रेडीमेड भी मिलता है। आजकल जो है कुकिंग करना मुश्किल नहीं है, इतनी सारी जो है हमें फैसिलिटीज मिल चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तभी मैम आजकल लड़कियां भी इंटरेस्ट ले रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई नहीं ये तो आसान काम है, ये मुश्किल काम नहीं है कि इसको चटनी बनानी है या कुछ भी ऐसा है। वैसे भी देखो मुश्किल काम कोई भी नहीं होता, अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ऐसा है कि आप उसको इजीली कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो आप काम कभी भी कर नहीं सकते। तो मेरी आजकल की न्यू जनरेशन से यही एक एडवाइस है कि अगर उनके पास कोई स्किल्स हैं तो वो अपने स्किल्स को आगे लेकर आए, आगे बढ़ें और ज़रूर उस स्किल्स के ऊपर में काम करें। हो गया ये? ठीक है, अब आप इसमें ऐड कर लो। थोड़ा सा आप फ्लेम्स का और करोगे? हाँ मैम, फुल पे बहुत लाइट है। हाँ, थोड़ा फुल पे करके फिर इसको मीडियम पे करते। ठीक है, हो गया? ठीक है मैम। चले, आप जब तक ये बेक की तरफ है तो हम आप अपनी ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल में आपको जूसर की ज़रूरत है। हुमैरा बनाने जा रही हैं वाटरमेलन मोहितो और बनाती हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसा टेस्ट होता है उनका। क्या डाला आपने इसमें? मैम वाटरमेलन डाला है और इसके अलावा हम अभी डाल रहे हैं मिंट। ओके, मिंट के साथ शुगर जाएगा। ठीक है, ठीक है। शुगर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, मतलब वो भी जैसा टेस्ट है, क्योंकि आपका वाटरमेलन भी जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा होता है। फिर आप इसमें ठीक है ड्रिंक डालेंगे तो ये मैंने पहले ऐड कर दी थी ना। अच्छा, अभी डालना है आपने? बाद में डालना है? बाद में डालना है मैम। ये सीक्रेट इसका मसाला क्या है? ये इसका सीक्रेट है ना, लिम्का जो मसाला होता है ना। ये क्या है? ये अलग है, ये ब्लैक सोल्ट। ये ब्लैक सोल्ट है। ब्लैक सोल्ट है। ओके ओके, ये जो है ना ये लिम्का मसाला कहलाता है। ओके, जो मोजीतो में जो डलता है ना। ओके, ये वैसा है। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। ठीक है, आप इसको वहाँ निकाल। हो गया ये जी। आप इसको यहाँ में निकालें, ग्लास में डालें। ओके, ड्रिंक के ग्लास को तो प्लेट में रख। पहले आप ग्लास में ड्रिंक निकाल। दूसरे में डालो। ओके, अच्छा, ये सीरम थोड़ा कम डलता है इसके साथ, सिर्फ फ्लेवर के लिए। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा हम कम कर देते हैं क्योंकि स्प्राइट भी डालेंगे ना। हमारा ओके नॉट मैटर, आप डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। सर आपने डाल दिया है ना? वैसे उसमें तो मैंने उसको उसमें भी थोड़ा सा डाल दो, नो प्रॉब्लम।
दोनों को इक्वल कर लो। अच्छा ठीक है, आज लेके आ जाओ। मैंने डिश आउट छोटी नहीं है तो आपने पहले, ओके ठीक है। जय, अब आप अपनी ऐड करेंगी ना कोल्ड ड्रिंक, बोले। अच्छा स्प्राइट के साथ, जिसको अगर मोहितो के साथ अगर सोडा लेना चाहे तो सोडा भी ले सकता है। ये काफी सारे मतलब आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी के साथ इसको ले सकते हैं। हाँ, बहुत आप के जिस साथ भी, ले सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है। हाँ, अच्छा ये रेडी भी मिलता है इसका फ्लेवर? हाँ, रेडी में होता है। मगर अभी जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स हमारे पास आ रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम फ्रेश फ्रूट के साथ खेलें, उनके साथ काम करें। गुड 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 गुड, ओके ओके, डालो। अब हम चलते हैं हमारे पिज़्ज़े की तरफ और यहाँ पर जो है हुमैरा ने अपनी जो ड्रिंक बना ली है। ये ड्रिंक हमारी रेडी है, तो चलें हुमैरा, अब देखिए हमारा पिज़्ज़ा कहाँ तक पहुँचा है। ऑलमोस्ट डन। अच्छा, ऑलमोस्ट डन है पिज़्ज़ा, ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, आप जो हैं इसे यहाँ पर ले आएँ। देखें नाज़रीन, पिज़्ज़ा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और उसके साथ जो है कि हमारी ड्रिंक भी बिल्कुल रेडी है। आप लोग अब इस रेसिपी को, हमारी जो जो रेसिपी हैं वो उनको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमें आप लोगों को हमारी ये चीज़ें, ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कोई कमी बेशी है, या अगर कोई और चीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं रेसिपी को तो आप हमें बताइए, हम वो रेसिपी यहाँ पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और नाजरीन, अब हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट हमारे गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर और वेलकम बैक हमारे किचन के सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान से वापसी। और किस्म किस्म के खाने आप रोज़ाना देख रहे हैं और हमें उससे पसंद भी कर रहे हैं, तो ये हमारी शेफ़्स की एक कामयाबी है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरे रमज़ान में किसी न किसी अंदाज़ में, जिस अंदाज़ की गुफ्तगू मेहमानों से करते हैं, इसी अंदाज़ के बहुत लजीज़ खाने भी आप सब तक आपके घरों की ज़ीनत बनते रहें। नाज़रीन किराम, अब मौका है और वक्त है मेहमान से मुलाकात का। रहमत है मेहमान के सेगमेंट में आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंतहाई सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल ज़िंदगी गुजारी है इन्होंने। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात पर आपको वो गाहे बगाहे नज़र आएंगे, हर बड़ी महफिल की जान समझे जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप मेमन कम्युनिटी की बात करें तो मेमन कम्युनिटी को हमेशा से उन्होंने फ़ौक़ियत दी है, अव्वलियत दी है। और मेमन कम्युनिटी के हर प्रोग्राम को पूरी कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ खुद शरीक होते हैं बल्कि अपनी कंपनी के ज़रिए भी उसका किसी न किसी अंदाज़ में हिस्सा बनते हैं। ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट एंड होटल्स के और वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान के मेमन लीडरशिप फोरम के, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पूरी मेमन कम्युनिटी का। इसके अलावा कई छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में किसी न किसी अंदाज में अपना वक्त सर्व करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जब्बार भाई, आज के इस रमज़ान के इस पर्टिकुलर सेक्शन में असर और मगरिब के दरमियान यकीन तौर पर बड़ा मुश्किल होता है किसी कहीं भी वक्त देना, माँ सिवाय ये कि बंदा घर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करे, उसके बाद इफ्तार करे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह के अली गोडिल के चैनल ने और आपने माशाल्लाह बुलाया। और आप लोगों के चैनल का माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेमन कम्युनिटी का चैनल अली गोडिल का चैनल नंबर 1 पे जा रहा है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आज के दूसरे मेहमान सना खां तो खैर वो ऐद है ही और बहुत अच्छे मिदत रसूल में हमेशा आगे आगे रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे तो मेंटोर भी हैं और प्रोग्राम होस्ट भी करते रहे हैं हमारे इसी मेमन टीवी में। और जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत हमें महसूस होती है हमेशा पहली कदम पर हमारे साथ होते हैं और आज भी हमारे साथ है। ये हमारे लिए इंतहाई खुशबख्ती की बात है कि आज हमारे साथ अनीस सवा लाखाना भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अनिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस महफिल में 2 कदावर शख्सियात एक साथ मौजूद हैं हमारे साथ, 2 सरपरस्त साहिबान एक साथ मौजूद हैं। यहाँ आपने थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि आपने 2 कदावर कहा, तो अगर मुझे शामिल किया तो कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 कदावर तो आप दोनों ही हैं, तो आपने मुझे भी शामिल करना चाहिए था। असल बात तो ये है, यहाँ असल इंसान का कद जो है शायद उसके इंचेस से नहीं, मैं कहूँगा उसके मर्तबे से। और हनीफ भाई यही इनकी वजह संजी है, यही इनकी हमेशा से डाउन टू अर्थ शख्सियत के मालिक हैं। हनीफ भाई आज अदा हो जाए कोई मुंतखब कलाम से चंद अशार। शायद थोड़ी सी पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा। खुदा का जिक्र करे, जिक्रे मुस्तफ़ा ना करे,
खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसे ज़ुबान खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता ना करे, कोई सवाल करे और वो अता ना करे। काबिल तवज्जो शेर है। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, पहल हबीब करे कोई दूसरा ना करे, पहल हबीब करे कोई दूसरा ना करे। आखिरी शेर हदीस शरीफ का मफ़हूम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी से हो सके कि वो मदीने में मरे तो उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं रोज़े महशर उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में वहाँ पे मौत नसीब फरमाए। फरमाते हैं मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। सुभान अल्लाह। कहा था ना मैंने आगाज़ में माहौल बन जाएगा, और यकीनी तौर पर कुछ हमारे सनाख़ा यकीनी तौर पर इस अंदाज से है। वैसे मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जब भी जिक्र होता है एक अलग ही मज़ा और अलग ही माहौल होता है, लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ये वदियत किया होता है
कि वो माहौल को अपना गुलाम बना लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई आपका कि आपने बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज़ अंदाज में हमारी इस महफ़िल का आगाज़ किया है। रहमत है मेहमान के हमारे मेहमान, हमारे दोस्त, और बड़े हम इनसे हमेशा की तरह आज भी बड़ी गुफ्तगू का अंदाज़ हमारा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ये हमेशा से एक दोस्त की तरह मिलते हैं सबसे। चाहे उम्र का जो डिफरेंस हम उमूमन समझते हैं, न जाने क्यों इन पे उम्र किसी एक हद पे आके रुक गई है। मुझे ऐसा फील होता है जवाद भाई कि ये सवाल मैं नॉर्मली तो मुझे होना ये चाहिए था कि मैं किसी अलग जगह किसी और तकरीब में हम बैठे हों वहाँ मैं आपसे ये सवाल करूं, लेकिन आज इसका राज क्योंकि और लोगों को जो हमें नाज़रीन सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि उम्र क्या होती है, एज क्या होती है, इंसान कब बूढ़ा होता है। ये सब चीज़ें आपसे काफ़ी चीज़ें कोस्तर हैं। ज़िंदगी की मौत मेरी और आपकी, हम सब की अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन उम्र कम से कम इंसान अपने कंट्रोल में इस तरह से रखता है कि अपने आप को बूढ़ा नहीं होने देता। तो ये बूढ़ा ना होने देना जो है, इसका राज क्या होता है? देखिए, उम्र जो है वो एक नंबर ऑफ ईयर्स का ही गेम है। उम्र जो है ना कुछ भी नहीं है। आप अगर देखें ना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20 साल का भी होगा तो वो सुस्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो उसकी बुढ़ापा उसमें जल्दी आ जाता है। अब इंसान अगर 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, अगर वो एक्टिव रहता है ना तो फिर वो ज़िंदगी भर बूढ़ा नहीं होता। चाहे वो सोशल काम में एक्टिव रहे, चाहे अपने बिजनेस में एक्टिव रहे, चाहे नमाजों में एक्टिव रहे, किसी भी तरीके में। आप देखें जो पानी ठहरा हुआ होता है ना उसी में बदबू होती है, उसी में कीचड़ होती है। सही, वो बहता हुआ पानी जो है ना वो तो पानी भी साफ और अच्छा ही कहलाता है। नहरें होती है, इससे काबिल इस्तेमाल होता है, पिया जा सकता है पानी। और इंसान की जैसे जिस सोच लिया ना इंसान ने कि मैं रिटायर हो गया या मैं 60 साल का हो गया, जिसने ये सोच लिया बस हो गया। अगर उसने ये सोच लिया और घर में बैठ गया और सुबह ही सुबह उसकी बीवी ने उसको बास्केट थमा दी कि आप सब्जी ले आओ, तो मुर्गी ले आओ, तो ये ले आओ, तो वो ले आओ, वो इंसान गया। इंसान ज़हनी तौर पे अगर बूढ़ा नहीं हुआ है ना तो 80-80 साल के भी ऐसे लोग हैं जो अब हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप हमें फिट समझते हो और हम हैं भी। मैंने तो मेरी उम्र से 20 साल 25 साल ज़्यादा के लोगों को भी देखा कि इतने फिट है कि मैं सोचता हूँ यार ये तो मेरे से छोटा लगता है। तो इंसान को ज़हनी तौर पे नहीं करना है। तो देखें दुनिया में अगर जहाँ पे भी पार्क्स आबाद है ना वहाँ पे हॉस्पिटलों में सन्नाटा है, और जहाँ पे हॉस्पिटलों में रश है ना वहाँ पे पार्क में सन्नाटा है। तो आपने अपने को आपको चलता फिरता रखना है, हर तरीके से एक्टिव रखना है। आपके अपना घर का फंक्शन हो, कहीं आना जाना हो, सोशल में हो, जैसे हम आप होते भी हैं, किसी भी काम में आदमी को एक्टिव रहना है। कहीं जाके आदमी दावत में भी सोफे पे बैठ जाए तो आहिस्ता 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 वो बैठने का आदी हो जाएगा। आदमी जाए, एक्टिव रहे। हम अपने सोशल एक्टिविटी में जहाँ भी जाते हैं, आजकल वो जैसे शहर की तकरीबें चल रही हैं और खतार की चल रही हैं तो हमारे नेटवर्क में ही चल रही हैं, तो वो लोग भी हमें और हम खुशी से उनकी मैनेजमेंट में शामिल हो जाते हैं कि यार ये है इसको यहाँ बिठाओ, ये है इसको यहाँ बिठाओ, इसको वीआईपी प्रोटोकॉल दे दो, इसको खिला दो, उसको दुआ सलाम कर लो, फोटोग्राफर को खींच लो। तकरीबन लोग हम लोग हमारे जितना भी नेटवर्क है ना ये हम करते हैं एक्टिव रहे। इंसान एक्टिव रहे, क्या बात है, लेग वर्क है तो अल्लाह ने उसको चलाना है। आपने मिसाल में एक बात और की जो थोड़ा सा लाइटर नोट पे मैं प्रोग्राम को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ जो है ना बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो नहीं सकती, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू होती है। आपने जिक्र किया कि किसी को उसकी बीवी सुबह उठ कर उठाती है और वो अगर सुस्ती कर जाए तो बूढ़ा होने के लिए या बूढ़ा ना होने के लिए भी बीवी का होना भी ज़रूरी है। बीवी का होना तो हर स्टेज पे ज़रूरी है भाई। बीवी नहीं है तो चाहे वो सुबह उठाए कि ना उठाए, बीवी तो बीवी ही है ना। जिंदगी का आखिरी सफर तो उसी ने हमारा साथ देना है। औलाद आपकी हमारी जिसकी भी है, जो भी है, जितनी भी है, बेटी हो बेटा हो, एक लिमिट तक एक हद तक तो साथ देते हैं। मैं अल्लाह ना करे हमारी औलाद ऐसी हो, लेकिन हमने तो ऐसे भी देखे हैं जो नॉन पर्सन ही है हमारे, आई कैन नॉट कोट द नेम, कि 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे शादीशुदा हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन बाप जो है वो किसी जगह पे ओल्ड एज में पड़ा हुआ है। कहते थे ना कि एक माँ बाप जो है वो 6, 8, 10, 12 बच्चों को पाल लेते हैं, और 10-12 बच्चे मिलके अपने माँ बाप को। मैं ओल्ड एज में गया था मेरे कोई ग्रुप के साथ, एक काफ़ी जगहों पे आपने देखा, एनजीओ में भी हूँ, तो हम लोग 8-10 लोग वहाँ गए। तो मैं उस वक्त ब्लैक चश्मे पहना हुआ था, ये थोड़ा सा स्टाइलिश था, ऐसा लग रहा था। जब मैं लोग कमरे के अंदर गए, ओल्ड एज थे और अब सारे मेमन कम्युनिटी के थे हमारे, तो ये लोग अंदर चले गए, मैं नहीं गया। मैं हमारी कुलीग है सायरा बानू, आप भी जानते हो, उनके साथ गया तो जी। तो जब मैं अंदर नहीं गया तो एक कोई आदमी बैठा हुआ था, वो एजिड से थे, उन्होंने बोला यार ये कौन है जो हमसे मिलने के लिए नहीं आ रहा। उसको बुरा लगा तो मेरे पास आए, कुलीग करे आपको अंदर बुलाने। तो मैं जब अंदर गया और जब मैंने चश्मा उतारा तो मेरे आंखों में आंसू थे।
तो फिर वो मेरा गले लगा, बोला क्यों नहीं आ रहे थे? मैंने कहा मेरे को रोना आ रहा था। मैंने कहा आप यहाँ क्यों हैं? तो बोला यार बेटा असल में मेरे 3 बेटे हैं, तीनों सऊदीया में, दुबई में, तो मुझे हम लोग को यहाँ पैसे दे देते हैं, इधर मैं हूँ, अच्छा लेडीज जेंट्स अलग अलग थी। बोला मैं ये होता हूँ और मेरी वाइफ नेक्स्ट फ्लोर पे होती है, हम दोनों यहाँ होते हैं। तो मैंने कहा आप लोग को तकलीफ नहीं होती? तो बाप था ना, बोला नहीं नहीं तकलीफ नहीं, वो बेचारे अपने खुशी से वहाँ हैं, हमारा यहाँ खाना पीना रहना सहना सब किया हुआ है। तो हाँ देखिए है ना, उसके आंखों में तो आंसू थे ही थे, हम सब रो पड़े। माँ बाप की अजमत का यहाँ से तो कम से कम हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए। और इसके बाद भी अगर हमारी ये आंखें नहीं खुलती हैं तो शायद अल्लाह ही आंख खोलेगा कि माँ बाप उस जगह कर रह पर भी अभी माँ बाप को अपने बच्चों को के लिए दुआएं ही देख रहे हैं। और किस तरह से हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था, मैंने सोचा ये था कि इस ट्रांसमिशन को हम थोड़ा सा लाइटर नोट पर रखेंगे, लेकिन जिस अंदाज से, जिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिस किस्म के कामों में हमारा ये दोस्त अब्दुल जब्बार राठौर उलझा हुआ है, वहाँ पर इसी किस्म के आपको वाक़यात और हालात मिलेंगे। और जिस अंदाज से ये कोट करते हैं, जिस अंदाज को ये फिर एक जिसे कहते हैं ड्रामाई अक्कासी करते हैं, ये हमारी आई ओपनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस अंदाज से हमने आपसे बात की है, आप भी सोचते रहिएगा, माँ बाप की कदर हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने कदर ना की तो याद रखिएगा कि हम मेमनी में कहते हैं सुई जेवा से डोरो है, कि इसके बाद फिर हमारी अपनी कदर के लिए भी फिर आप किसी से गिला नहीं कर सकते। हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस प्रोग्राम का और इस सेगमेंट का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। खुशामदीद एक बार फिर और वेलकम बैक। बड़े अहम तरीन मोड़ पर मैं प्रोग्राम को छोड़ के गया था और वक्फे के लिए कहा गया मुझे। सर यहीं से आगाज़ करूँगा, माँ बाप की अज़मत से ही शुरू करते हैं। देखिए माँ बाप की अज़मत तो ज़ाहिर है उसकी कोई उसका नेमुल बदल है ही नहीं, जो माँ ने बाप ने हमारे लिए किया। और मैं पहले भी एक मरतबा आपको या किसी और को कह चुका कि माँ इज़ माँ, बाप तो है ये, लेकिन माँ ने माँ का प्यार बाप के प्यार से 9 महीने ज़्यादा का है। क्या बात है। और जो तकलीफ माँ ने उठाई बच्चे को पेट में रख के और जन्म देने की, वो बाप ने नहीं उठाई। बाप मैं भी हूँ, लेकिन माँ तो माँ ही है ना, तो कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मेरे अंदर जो चीज़ जो ट्रेनिंग है, ज़ाहिर बाप की तो होती है, बाप का शफकत भी होता है, लेकिन माँ से मेरी जो मिली ना मुझे ये चीज़ें, यही माशाल्लाह आज मेरी कामयाबी की भी निशानी है। और इस तरह आप लोगों के साथ बैठ के बात करने में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ। एक और चीज़ जिसमें आपने ये वालिदैन की अज़मत की हम बात कर रहे थे और जो आपने एक छोटा सा वाक़या हमसे बयान किया, उसमें सब्र का उनसे मुझे बड़ा अहम तरीन नज़र आया उस बाप के अंदर। ये इतना बड़ा सब्र जो है वो किस तरह से माँ बाप में या किसी भी इंसान में पैदा हो सकता है? सब्र में इस तरह होता है कि आदमी जो भी देखता है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड योर सेल्फ, इंसान अपने ऊपर वालों को देखता है, नीचे वालों को नहीं देखता। अगर आदमी अपने नीचे वालों को देखे ना, तो अगर 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा पैसे वाले या करोड़पति या अरबोपति या जो भी होंगे,
लेकिन मैं अगर किसी ओल्ड एज एरिया में उल्यारी चाकीवाड़ा ऐसे एरियाओं में पैदल जाऊं, बस में जाऊं, रक्शे में जाऊं, वैन में जाऊं, तो मुझे पता लगेगा कि नीचे कौन लोग हैं बेचारे। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 3 वक्त का खाना नहीं है। ये और बात है कि हम जिस दावतों में आजकल जाते हैं, एक एक दावत 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की होती है, 20-20 खाने होते हैं। हम उस लेवल को देखते हैं, 100, 200, 500 लोग हैं, कितने लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन लाखों लोग जो हमसे नीचे हैं ना, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं कभी भी। तो उसको देख के हमें सब्र शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक छोटा सा 2 मिनट का वाकया बताऊं। एक शख्स था 5 वक्त का नमाजी, 5 वक्त का भी बाद जमात नमाजी। वो तो अल्लाह से कितनी उम्मीदें रखता होगा। कहते हैं ना कि जन्नत तो उसने सोच ही ली होगी कि है ये 5 वक्त की नमाज, फजर की 2 सुन्नत की जितनी फजीलत है वो तो क्या ही क्या है, माशाल्लाह आदमी जन्नत में जाता है डायरेक्ट। तो एक शख्स जब नमाज पढ़ के बाहर निकला तो उसने देखा उसके चप्पल नहीं थे, तो उसने ऊपर अल्लाह की तरफ देखा, बोला या अल्लाह मैं 5 वक्त का नमाजी, मेरी चप्पल गायब। चलो भाई, मुल्क पलट के जब वो बाहर निकला मस्जिद से बाहर, तो उसने देखा कि एक आदमी एक टांग पे खड़ा हुआ था, उसकी एक टांग ही नहीं थी। ओह, शर्मिंदा हुआ, अल्लाह से शुक्र अदा किया, बोला या अल्लाह। अब सोचे वो चप्पल पे कर रहा है तो उसकी टांग ही नहीं था। अब सबर शुक्र इस तरह करो कि अपने डाउन टू अर्थ देखो ना। हम देखते हैं ऊपर की तरफ, 2 करोड़ की दावत है, वो बोलते हैं हम कम से कम 50 लाख की तो करें। अबे भाई, जो 2000 की भी नहीं कर सकते उस तरफ देखो। मैं इस बात पर भी ज़रूर आपसे बात करूंगा कि ये एक सोशल एलिमेंट है क्या, इसका फ़वाइद जो है, एक शख्स नो डाउट ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इन दावतों के फ़वाइद भी अगर देखें, मुआशी सर्कल में अगर देखें तो मैं इसको एक्सपेक्ट। लेकिन यहाँ एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, वालिदैन कभी मायूस नहीं होते, नाउमीद नहीं होते अपने बच्चों से, डिसहार्ट नहीं होते। जैसे अभी जो है जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, ये नाउमीदी और मायूसी कुफर है हमारे दीन में भी। ये कब इंसान में जन्म लेती है सर? बस इसी माहौल की वजह से जन्म लेती है। आजकल का माहौल जो है ना, हम आप भी कह सकते हैं कि अब पुराने ज़माने का, आजकल जो मॉडर्न दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है। यहाँ पे इतनी चीज़ें दिखाई जाती हैं और देखी जाती हैं कि इंसान जो होता है ना, ये बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमने तो ऐसा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना हमारे माँ बाप ने किया। अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो जहाँ आजकल जो नज़र आता है मॉडर्न दौर में, हर एक बच्चे के पास एक गाड़ी होती है, बंगले होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें जो मीडिया जो है ना, ये जहाँ अच्छा है ना, मीडिया में बुराई अच्छाई से बहुत ज़्यादा है। तो मीडिया की तरफ से बच्चों को हटाएं, बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाएं। जैसे हमारे आपकी दौर में बार बार जिक्र ऐसा करता हूँ, एक उम्र के एक हिस्से में तो पहुँच ही गए ना। सही। उस वक्त इत्तेफाक होता था, इत्तेहाद होता था, लोग यूं बैठते थे। अब जब से मोबाइल आए लोग यूं हो गए। अब घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 के पास मोबाइल है, किसी के पास तो 2 भी मोबाइल है। पहले तो एक टीवी होता था या किसी एक बिल्डिंग के एक घर में टीवी होता था, लोग जुड़ के बैठते थे। हमारे एक जानने वाले थे, मेरे साथ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं इसे बताता हूँ, बड़े वेल ऑफ, नाम नहीं कोट करूँगा मैं। वो एक 1000 गज के मकान में रहते थे, 3 फैमिली थी, तो मिलजुल के रह लेते थे। फिर उन्होंने डिफेंस के अंदर 4 साइड कॉर्नर 4000 घर का मकान बनाया। फिर जब वो मुझे मिले तो वो हमारी एक जगह पे प्रेसिडेंट थी, उन्होंने बोला जब्बार भाई मैं तो नए घर में आके परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला एक बेटे की फैमिली एक जगह, दूसरे की दूसरी जगह, तीसरे की तीसरी जगह, अब तो हम यहाँ बैठ के खा भी नहीं सकते। पहले छोटा घर था, 1000 का भी उनके लिए छोटा था, छोटा घर था, एक डाइनिंग टेबल थी। अब बोला हमने पोर्शन बना दिए 4, हर एक अपने अपने पोर्शन में खा रहा है। तो ये दूरियां हो गई आपस में। इससे हम आसाइशों से फ़ायदा उठाकर, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर हम कहते हैं कि ये वेल कनेक्टेड वर्ल्ड है। क्या हम वेल कनेक्टेड हैं? हम तो अपने उन असलाफ की खूबियों से ही दूर होते चले जा रहे हैं, अपनी उन खुशियों से ही दूर होते चले जा रहे हैं। सर थोड़ा सा प्रोग्राम को इस टर्मोइल से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है, नो डाउट कि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आज आपने बयान कर ही दिया है। ओवरऑल मेमन कम्युनिटी की एक अब सिर्फ कम्युनिटी नहीं और बहुत सारे कारोबारी इदारे जो है इस रमज़ान के मौके में बड़ी बड़ी इफ्तार की दावतें, सहरी की दावतें खुद मैंने भी अटेंड की हैं। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं ये कहता हूँ, एक तो ये कि वहाँ पे सिर्फ उमरा नहीं होते, हम जैसा मिडिल क्लास और बहुत सारे लोग वहाँ इन्वाइटेड होते हैं। नंबर 1, एक तो शायद ये एक जहन पे है कि सिर्फ अमीरों की दावतें हो रही होती हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, यहाँ पे उस जगह पर डेकोरेशन भी आ रहा है, वहाँ बनाने वाला भी आ रहा है, एक सर्कल जिसे कहते हैं ना, मुआशी सर्कल जो है वो उस 1 करोड़ 2 करोड़ की दावत में एक पूरा मुआशी सर्कल है। उनके घरों में उनको काम मिल गया रमज़ान के माह मुबारक में कि उनकी ईदें अच्छी हो जाएँ। वहाँ वेटर्स भी होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले और बहुत, यानी कि 1000 लोग होता है तो वहीं पर 500-700 वर्कर भी होता है। आप समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली
आप समझते हैं कि ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को नो डाउट कि इसराफ से हटकर लेकिन एक बेहतर अंदाज में जारी रहना चाहिए? देखिए, जारी रहना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो दावतें होती हैं इसके पीछे चाहे आप फूड आ रहा हो या कोई लेबर आ रही हो, सुजुकी लग रही हो, कुक आ रहा हो, गार्डनर आ रहे हो, सफाई वाले हो, तकरीबन 40 लोग हैं या 40 इंडस्ट्री हैं जो इस एक दावत के पीछे। हाँ, यस, गुड। तो फायदा तो है, नो डाउट, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैं आज एक जगह दावत में गया, या रोज़ ही तकरीबन आजकल तो शहरी की दावतें होती, जाना पड़ता है, तो डिफेंस जा रहा, तो मैंने देखा एक बंदे ने अपने घर के बाहर, आज की रियलिटी की बात है, दस्तरखान लगाया था जहाँ पे 200-300 लोग बैठे हुए थे, वर्कर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये मालिकान खुद भी, क्योंकि फेस से पता भी लग जाता है ना कि बैठने वाला है, मांगने वाला है, दोस्त यार या खुद मालिक है, खुद लगा रहे थे, खुद खिला रहे थे लोगों को। ये ज़्यादा अच्छा है, ये भी करना चाहिए। जो लोग ये बड़ी बड़ी सहरियाँ करते हैं वो भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है उनके पास जितना अल्लाह ने दिया उस हिसाब से खर्च भी करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ना करें या गलत कर रहे हैं, वो भी करें, लेकिन ये वाला जो दस्तरखान वाला है ना, जो बैठ के खुद खिलाते हैं, ये हम भी कहीं जाके करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं वो करते हैं, तो मैं उनके पास बाकायदा इफ्तारी के साथ जाता हूँ, वो खुद वो इफ्तारी करवाते हैं, वो खुद उनके बच्चे, मैं साथ में शामिल होता हूँ, वहीं दस्तरखान पे बैठ जाते हैं हम ही कि भाई हम अपने पैसे भले दे दें क्योंकि उसमें तो ज़कात वगैरह सब होती है ना। जी। हम बोलते हैं हमारे से ये पैसे पकड़ ले, जो हम खाए ना उसमें। क्या बात है, क्या बात है, ये अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो भी हो रहा नहीं है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपको उन लोगों के साथ बैठना होगा, तब आप हक़ाइक़ का इल्म हो सकेगा आपको। नो डाउट अपनी पेमेंट आप खुद करें, आप बल्कि और अपनी पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट करें ताकि कुछ लोगों की जिम्मेदारी उठा लें, ये सब। लेकिन आपने सिर्फ देखते हुए गुजर जाना है और फिर कहना है कि शायद माशरे में जो भी हो रहा है उसमें तनकीद ही करनी है और अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेमन कम्युनिटी की बात करूँगा आपसे, मुझे एक अरसे के बाद पता चला कि आप वासावाड़ मेमन अंजुमन के जो है इससे बिलोंग करते हैं, और नो डाउट आपकी वहाँ पर जिस अंदाज से मैंने पिछले प्रोग्राम्स मुझे करने का मौका मिला इनके साथ, इन होल मेमन कम्युनिटी की बात करूँगा। आप क्योंकि किसी एक जमात कि आप प्रॉपर्टी हो नहीं सकते, ठीक है, जिस अंदाज से आप पूरी मेमन कम्युनिटी को देखते हैं। एजुकेशन की सतह पर खुद आप के बच्चे, आप खुद भी एजुकेशनिस्ट आप कहलाएंगे, नेक्स्ट स्कूल माशाल्लाह आपके फ्रेंचाइज का हिस्सा रहता है, तो ये एजुकेशन की सतह मेमन कम्युनिटी में कहाँ देख रहे हैं आज से 20 साल पहले से लेकर आज की एजुकेशन को? देखें, एजुकेशन जो है मेमनों में बहुत है, काफ़ी लोग मैं जैसे जानता हूँ कुतियाना में हाजी उस्मान परदेसी, अयाज, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुतियाना मेमन वाले। इसी तरह जितने भी मेमन कम्युनिटी में है ना, ये लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। पहले ज़ाहिर है स्कूल लोगों के इतने प्रोफाइल नहीं थे ना, पहले ए लेवल ओ लेवल हुआ करते थे। बिल्कुल। अब ये सारे हो गए, जैसे हमने भी माशाल्लाह 3 स्कूल जो खोले, मेरा बेटा रन कर रहा है नेक्स्ट के कैंपस। तो एजुकेशन में हो तो रही है, तरक्की भी हो रही है, काम भी हो रहा है, मेमस भी इस तरह बहुत आ रहे हैं, बाहर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब चूँकि ये AI सिस्टम और कंप्यूटर और सब साइबर सिक्योरिटी, IT में जो जिद्दत आई है, जितनी भी चीज़ें ना, बहुत इंप्रूवमेंट तो हो रहा है। और आगे जाके तो पता नहीं जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अब तो जैसे आप गाड़ियों को देखें तो बगैर ड्राइवर की गाड़ी आ गई है तो पता नहीं बगैर पढ़े भी कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी कि यार आपने पढ़ा नहीं, आप ये क्वालिफाई कर गई, ये फलानी चीज़ कर लो। तो इसमें तरक्की है, मेमन इसमें बहुत काम कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस तरह एजुकेशन में हमारे, और मैं 1-2 नाम और लेना चाहूँगा, आई कैंप में जो हमारे रहीम जानू साहब माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड वाइड में काम कर रहे हैं। अब वो एजुकेशन सिस्टम पे भी इन्होंने सोचा हुआ है कि इस पर भी काम करेंगे। मैं इसके साथ साथ कंज्यूमर एसोसिएशन में कौकब इकबाल साहब है हमारे, उनके साथ काम कर रहा हूँ, वो भी कंज्यूमर राइट्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने भी एजुकेशन का एक जिक्र किया है कि हमें भी एजुकेशन पे काम करना है। इसी तरह रोटरी में रिजवान आदिया, ये माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, ये भी एजुकेशन की तरफ और रिहेबिलिटेशन की तरफ ये भी काम करने की कोई विलिंग रखते हैं, उन्होंने भी एक टीम बनाई है। तो माशाल्लाह ऐसे लोग जो वेल ऑफ है ना मेमन कम्युनिटी, ये सारे मैं मेमनों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इनकी तरफ इनका लोगों का है भी, इनके बच्चे भी इसी तरह काम करें। जैसे मैंने बच्चों को शहरियार को एजुकेशन में लगाया है, तो इन लोगों ने भी अपने यंग जनरेशन को, यंग बच्चों को, किसी ने बेटी को, बेटे को, दामाद को इस काम में लगाया, तो माशाल्लाह इसमें स्कोप तो बहुत है। मेमन लीडरशिप फोरम का जिक्र ना करूं तो यकीन तौर पर ये नाइंसाफ़ी रहेगी। वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान चैप्टर के, बड़ा काम कर रही है, लोगों को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अपना दुनिया भर में अपना मकाम बनाया है। मेमन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इसकी ज़िंदा मिसाल है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। कंट्रीज़ में हम लोग इस वक्त माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम मौजूद है, 60 कंट्रीज। सर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें यकीन तौर पर फोकस किया गया, हमारे और भी मेहमान मेमन लीडरशिप फोरम से वाबस्ता लोग यहाँ आते रहे।
B2B का बड़ा अहम तरीन फ़ायदा रहा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर के मेमन एक दूसरे की ट्रेड से वाबस्ता हो जाए, एक दूसरे को माली फ़ायदा ट्रेड की सूरत में पहुंचा सके। B2B का कॉन्सेप्ट, ये इसको कैसे देखा आपने इस एग्जीबिशन में? ये हमारी जो 3 साल पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो रहीम जानू साहब की लीडरशिप में, स्टिल ग्लोबल प्रेसिडेंट है, और अख्तर आरफा साहब चेयरमैन पाकिस्तान है, और हमजा ताबानी है सीनियर वाइस चेयरमैन है। B2B का बहुत फ़ायदा हुआ, और वो 5 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी, जिसमें से 3 दिन बड़े होटल्स में और अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका रिज़ल्ट जो निकला माशाल्लाह, आज तक ये ट्रेड मिलियंस नहीं बिलियंस में गई है B2B वाली। और अब दोबारा भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में विद इन 6 मंथ सऊदी या दुबई या किसी और कंट्री में होने जा रही है। और उसमें जितना फ़ायदा, ये पहले तो B2B लोग समझते भी नहीं थे, हम सब, अब तो B2B और B2C और ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो मेमन लीडरशिप की उस कॉन्फ्रेंस से B2B में वो फ़ायदा हुआ है जो कि इंसान की सोच से ज़्यादा था माशाल्लाह। क्या बात। एंड सलूट टू रहीम जानू साहब माशाल्लाह। सर, अब फाइनली नेक्स्ट स्कूल का जिक्र भी हो गया, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र भी हो गया, थोड़ा सा जिक्र हो जाए। अभी आपने एक और नया स्टार्टअप लिया है स्पोर्ट्स के हवाले से। आपकी वैसी सेहत का राज ही यही है कि आप अपने स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स लवर्स रहे हैं, ये इसके बारे में अगर थोड़ा सा इस स्टार्टअप के बारे में कुछ बात हो जाए। इसमें ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा जो है शहरियार माशाल्लाह 3 कैंपस वो चला रहा है, 1-2 और काम भी कॉफ़ी से रिलेटेड भी शुरू कर रहा है। नेक्स्ट में हम आपको बाबू ही बताएंगे। एजुकेशन की तरफ इसका माइंड है माशाल्लाह, पढ़ा लिखा भी है। इसकी वाइफ लारेब, वो भी उसमें कॉलेज में साथ ही थे। मेरी बेटी भी मार्केटिंग का ऑनलाइन काम इन्हीं के साथ करती है। उसको कुछ आइडियाज़ मिले स्कूल के ऊपर कि वो करना चाहिए, तो वो उसने कर लिया। फिर इसको स्पोर्ट्स की तरफ इसका जहन आया कि पैडल जो है ना आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी। अच्छा, ये भी चाय की होटल इधर उधर यहाँ बैठता था, तो मैं जाता था कभी कभी, छापा नहीं मारता बाप जाके कि यार सिगरेट तो नहीं पी रहा, कुछ तो नहीं कह रहा। तो मुझे किसी ने कहा कि यार इससे अच्छा है कि आप लोग पैडल खोल लो। शहरियार से जिक्र ने कहा किया, तो शहरियार ने कहा पापा यही मेरे जहन में था कि हम पैडल खोलते हैं। तो माशाल्लाह शार फैसल पे ये चैम्पियंस के नाम से खोला पार्टनरशिप के साथ। तो इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट ऐसा है कि अब मैं अपने घर के नीचे जहाँ चाय के होटल पे बैठता था, अब मैं खुद अपनी टीम और नेटवर्क के साथ उसी पैडल पे बैठता हूँ। शार फैसल पे अपोजिट हैबिट है जी। शहरियार अपने दोस्तों के साथ वहीं बैठने लगा, मैं भी वहीं था। और माशाल्लाह हमारे बड़े मेमन कम्युनिटी के अल्ताफ़ ताई जो हैं वो अपनी फैमिली समेत आए हुए थे। काफ़ी लोग आते हैं। MLF की भी पूरी इवेंट आ चुकी है। मेमन प्रोफेशनल फोरम में मैं हूँ, उन लोगों ने भी कोई 100 लोग थे, टूर्नामेंट कराया था। तो उससे क्या है कि हेल्दी एक्टिविटी हो गई। पैडल खेलने से माशाल्लाह मैं तो आधा घंटा भी नहीं खेल सकता, लोग 2-2 घंटा खेलते हैं। क्या बात है। तो उसमें एक फ़िज़िकल एक्टिविटी मिलती है। चाय के होटल से लोग उठ के उस तरफ आ गए स्पोर्ट्स की तरफ। अब तो 20-30 और खुले हुए हैं जी जी। और लोग बैठते थे, ताश खेलते थे, लूडो खेलते थे, ओपन क्रिकेट खेलते थे। उन लोगों ने वो चीज़ छोड़ के पैडल पे आना शुरू किया। बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी। अब मैं जब भी जाता हूँ, स्पेशली सैटरडे संडे शाम के वक्त, तो फैमिलीज़ आई होती हैं। मैं अभी आपके आने से पहले वहीं पे था तकरीबन 1-1.5 घंटे। तो मियाँ बीवी आते हैं, भाई बहन आते हैं, फ्रेंड सर्कल आते हैं। तो बहुत ही अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट होता है और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बने, ख़ास तौर पे इस अंदाज की स्पोर्ट्स जिसका जिक्र हुआ, पैडल और बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स में जाइए, अपने बच्चों को भी लेके जाइए ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बने और आपके जिस्म के साथ साथ आपका जहन भी सही तरह से जो है ना वो नशोनुमा हो सके। फाइनली सर, द मेमन टीवी की जर्नी आपके से ढकी छुपी नहीं है। आप हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाते रहे हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि इसी अंदाज से आपका और हमारा सिलसिला रहेगा। अली गोडिल एक चलता पुर्जा, आप देखते हैं, 1 मैन आर्मी, और हमारा ये द मेमन टीवी, क्या कहेंगे अपने अल्फाज में? देखिए माशाल्लाह अली गोडिल का और मेरा साथ बहुत पुराना, 12-15 साल पुराने से हम दोस्त। कोई 6-8 साल पहले मैं हर दफ़ा हर इंटरव्यू में जिक्र करता हूँ कि एक छोटे से मोबाइल पे जब अली गोडिल हम लोग साथ होते थे तो उस पर उसको शौक़ होता था, जुनून की हद तक था। तो उसमें वो बनाता था, वीडियो बनाता था, चलाता था। मेरे को बोलता है जब्बार भाई आप दुआ करो कि मैं कोई चैनल खोल लूँ। क्या बात है। आज माशाल्लाह, और वो कबूलियत का वक्त था। मैंने बोला अली इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा चैनल भी खुलेगा और लोग भी आएंगे। और मैं समझता हूँ मेमन कम्युनिटी का या अदर्स जो सैटेलाइट के अलावा चैनल्स हैं, अली गोडिल का चैनल माशाल्लाह, ये आपका ही चैनल इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है। दी मेमन टीवी का कंपटीटर कोई भी नहीं है और वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह कि एक सैटेलाइट चैनल भी अली गोडिल ने ही बनाना है और वो भी टॉप पे जाएगा, क्योंकि इसने जिस तरह
इतना मिलनसार है कि जिस तरह इसने ग्रुप को पूरे को अपने साथ चलाया हुआ है, स्पेशली मेमन कम्युनिटी और अदर देन मेमन भी हैं, लेकिन मेमन कम्युनिटी में हमारे यहाँ सेठ बोलते हैं ना आपके, हमारे यहाँ सारे सेठ माशाल्लाह इसके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसने सिर्फ अपनी तैयारी पूरी करके, बल्कि मैं समझता हूँ हो भी गई होगी, हो रही होगी, इसको गो एट देना है कि अली स्टार्ट, तो इंशाल्लाह इसका सैटेलाइट चैनल आएगा भी और अल्लाह ने चाहा तो टॉप पे जाएगा। क्या बात है। और नो डाउट सैटेलाइट चैनल के लिए हमारी अपनी तैयारी मुकम्मल है, बस हम उस गो हेड का इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप सुनेंगे कि मेमन कम्युनिटी का अपना एक सैटेलाइट चैनल होगा जो पूरी दुनिया की मेमन बरादरी की कारकर्दगी और काविशों को ना सिर्फ आगे बढ़ाएगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें कम्युनिटी के लिए क्या करना है ये भी हमें बताएगा। नाज़रीन कराम बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, क्योंकि घड़ी की सुइयों के साथ ही हम भी बंधे हुए होते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम को रैप अप करना है, लेकिन हो सकता है, कैसे हो सकता है हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है एक खूबसूरत कलाम के साथ ना कराएं। तो मैं एक बार फिर अनीस सवाल खाना से गुजारिश करूँगा कि सर एक खूबसूरत और मुंतखब कलाम के चंद अशार हो जाएं। आपने बहुत अच्छा जुमला अदा किया कि आपने कहा कलाम, क्योंकि पहले मैंने एक नात के अशार सोचे हुए थे, नात तो हम पहले पढ़ चुके, लेकिन जिस तरह ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि ओल्ड एज होम की बात कर रहे थे, तो माँ को याद कर रहे थे, तो वालिद के मोहतरम को याद कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 ही शेर हैं इसके। तो मैं आपको एक माँ जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ़ कर देती है और फिर आखिर में उसको बहुत सुकून मिलता है, लेकिन वो होता है कब्र, वो मकाम होता है कब्र का। तो अब ये सुनिएगा, 4 ही शेर हैं, लेकिन तवज्जो से सुनिएगा। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं थोड़ा सा जाकर के सुकून पाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाए दोस्तों, जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है माँ, जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है माँ। आखिरी शेर है, और जैसे इन्होंने जिक्र किया ओल्ड एज होम, तो अगर आप यतीम खाने में चले जाएं तो एक माँ जब मर जाती है 100 माएँ खड़ी हो जाती हैं, वो बच्चा उसकी कमी महसूस करता है। ये अब्दुल जब्बार भाई भी जाते होंगे, दूसरे भी यतीम खाने में तोहफे भी ईद के मौके पे जाते होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का अगर देखना है कि क्या है हकीकत, तो फिर यतीम खाने में जाएं जहाँ 10 माएँ खड़ी होती हैं, एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती। आखिरी शेर है, सुनिएगा क्या फरमाते हैं। प्यार कहते हैं किसे ममता क्या चीज़ है, प्यार कहते हैं किसे ममता क्या चीज़ है, कोई उन
बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन लोगों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं थोड़ा सा जाकर के सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला नुहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तकूनु लका रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। या अरहमर राहिमीन, महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से इफ्तारी के वक्त दुआ की कबूलियत का वादा है। ए अल्लाह, इस मुबारक मौके पर जबकि बहुत से लोग हमारी इस दुआ में शामिल हैं, बहुत से बूढ़े हैं जिनकी सफ़ेदी से तुझे हया आती है, मासूम बच्चे हैं, नाजुक ख़वातीन हैं। ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के रोज़ेदारों का तुझे वास्ता, इस कबूलियत वाले वक्त का तुझे वास्ता। ए अल्लाह, इफ्तार के वक्त रोज़ेदारों की दुआओं की कबूलियत के वादे का वास्ता, जहन्नम से लोगों की खलासी के ये मुबारक वक्त का तुझे वास्ता। अपने फ़ज़ल से हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा, हमारी ज़िल्लतों को इज़्ज़तों से तब्दील फरमा, हमारे ज़ौफ़ को क़ुव्वत से तब्दील फरमा, हमारे फ़क़र को ग़िना से तब्दील फरमा, हमारे गमों को खुशियों से तब्दील फरमा, बस की नफ़रतों को महब्बतों से तब्दील फरमा। ज़िंदगियों की बेचैनी, बेसुकूनी, बेक़रारी को ए अल्लाह चैन, सुकून, इत्मीनान, आफ़ियत से तब्दील फरमा। अपनी पसंद का जीना नसीब फरमा, पसंद की कलमे वाली मौत नसीब फरमा। हर वो खैर जो आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने मांगी हम सब को नसीब फरमा। ए अल्लाह, हर वो शर जिससे आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी, दुनिया आखिरत में हम सब की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की